आप में और किसी और लड़की में, ठीक है, आपके आपके कज़न में, ठीक है, जो फैमिली की एक्सपेक्टेशन रही, आप में उसमें क्या डिफरेंस है कि आप यहाँ पर आप लगे रहे, शायद उसने गिव अप कर दिया? नेहा नागर, जब मैंने पॉडकास्ट क्वेश्चन भेजे थे उसमें मैंने बहुत स्टॉक मार्केट क्वेश्चन डाले थे, बट सच बताऊं हम स्टॉक मार्केट की बात ही नहीं कर पाए, बिकॉज जब मैं नेहा से बात करने लगा आई रियलाइज कि नेहा की ट्रू पर्सनैलिटी इज़ सो फन एंड हर स्टोरी इज़ इंस्पिरेशनल। जिस बैकग्राउंड से वो आई है, जिस बैकग्राउंड से मैं हूं ना, वो बहुत डिफरेंस है। एंड मैं बड़ा इंटरेस्टेड हो गया था कि कैसे नेहा उठी उस बैकग्राउंड से, किस लेवल पे आज है, एंड शी इज़ एजुकेटिंग द वर्ल्ड। सो इस पॉडकास्ट में स्टॉक मार्केट की बात इतनी नहीं होगी, बट यू विल नो नेहा नागर एज अ पर्सन इन रियलिटी कौन है। यू विल नो व्हाट गोज इन बिहाइंड क्रिएटिंग कंटेंट, क्रिएटिंग फाइनेंस एंड अ लॉट ऑफ अदर फन थिंग्स। और बहुत हंसी मजाक होने वाला है। तो दोस्त क्या वेट कर रहे हो, हेडफोन्स लगाओ, आराम से बैठो, मैं शुरू कर रहा हूँ। Hi guys, how are you? सबसे पहला नेहा, thank you so much for coming to this podcast. It is an absolute pleasure. Thank you so much. And अब शुरू करते हैं। पूरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि we are not here to inspire anyone, we are not motivate anyone, but we're just talking and chit chatting so that our viewers can know कि आप क्या करते हो, आपकी beliefs क्या हैं, how is that you've reached this level, and दूसरे लोग आपसे क्या सीख सकते हैं, और आपके opinions, ये सब। ठीक है, तो कुछ शुरू कर सकते हैं? Yeah, thank you sir. Thank you for inviting me. You're welcome. You're more than welcome. Honestly बताऊँ तो first time when I came to know about you, I remember मैं Women's Day पे YouTube वीडियो बना रहा था. So अब मुझे हुआ था कि अब obviously एग्जाम्पल देना चाहिए कि किसको इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तब से मैं आपका कंटेंट देख रहा हूँ, इट इज़ फैंटास्टिक। तो मैंने आपका और सीरियस नाटक, आई थिंक तभी आपका मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी आया था। हाँ, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, लोगों ने मुझे टैग किया था ना, तो I saw that video. तो तब से वी इन टच, तो हम वैसे ही मिले। और तो मुझे आप बताओ अपने आपके और एक मैंने आपके लिंक्डइन देख रहा था, एंड आई सॉ कि हमारी एक चीज़ कॉमन है, हम दोनों डिप साइड्स हैं। आई एम फ्रॉम डीपीएस नोएडा, यू आर फ्रॉम डीपीएस गाजियाबाद। गाजियाबाद, हाँ। सो हाउ वाज स्कूल लाइफ, डीपीएस में कैसा था स्कूल लाइफ? स्कूल लाइफ मेरी अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि मैंने डीपीएस सिर्फ 2 ही साल पढ़ा था, 11th-12th में। इससे पहले मैं किसी और स्कूल में थी, तो मेरा स्कूल बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। मैं पहले गांव में रहती थी 13 साल तक, तो वहां पर कौन से गाँव में? कचेड़ा, गौतम बुद्ध नगर में है कचेड़ा, गुजरों का गाँव है। तो वहां पर जब हम छोटे थे तो हमारे दादा का स्कूल था, उसमें पढ़े थे, हमारे खुद के चाचा वगैरह पढ़ाते थे। तो वो जो प्री नर्सरी या पता नहीं क्या क्या होता है, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो फर्स्ट क्लास फिर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दिया, फिर 1 साल बाद किसी और में, फिर किसी और में। तो स्कूल बहुत चेंज होते रहे, और मुझे मेरे पापा ने 3rd, 4th, 5th क्लास ड्रॉप करा दी थी। मतलब मैंने कभी गई नहीं हूँ 3rd, 4th, 5th, क्योंकि स्कूल इतना चेंज होता रहा। और तो स्कूलिंग मेरी कभी अच्छी नहीं हुई। फिर मैं यहाँ आ गई गाजियाबाद में, तो यहाँ इंग्लिश मीडियम पे सारे स्कूल। तो 7th क्लास में थी जब मैं यहाँ आई थी, तो इंग्लिश मीडियम में मैं फिर फेल हो गई, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था, इतना चेंज। मतलब मेरी 3rd, 4th, 5th भी तुमने ड्रॉप करा दी, फिर हिंदी मीडियम से फिर इंग्लिश मीडियम। और गांव और शहर का माहौल अलग है, और हिंदी में बहुत डिफरेंस होता है सर। जो गांव की हिंदी होती है और जो यहाँ की हिंदी होती है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं बहुत सोच के बोलती थी, अगर किसी से बात भी करनी होती थी ना, तो बहुत सोच के बात करनी होती थी। और मैं थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई वहां पर, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ही डाउन हो गई मेरी। तो मेरी स्कूल लाइफ एक्चुअली कभी अच्छी नहीं रही है, मेरे कभी फ्रेंड्स भी नहीं बने हैं। तो जब 7th में फेल हो गई थी, तो मुझे लगा कि यार फेल तो नहीं होना चाहिए, कम से कम पास तो हो जाना चाहिए। तो थोड़ा तो पढ़ाई में आप कैसे, आप हमेशा अच्छे मार्क्स वाले थे या फिर एवरेज या बिलो एवरेज, हाउ वर यू? फेल होने के बाद थोड़ा बहुत मुझे ध्यान देना स्टार्ट हो गया था मेरे एग्जाम्स वगैरह पे। तो मेरे 40, 50 इस तरीके से आते थे। फिर 10th में मेरे अच्छे आ गए, अच्छे मतलब सिर्फ 70 आए थे। फिर 11th, 12th में मेरे 78, 80 के आसपास, मतलब 12th तक आते आते मैं 80 तक ले आई थी अपने मार्क्स को। तो इतना Nice, मतलब 40 से 80 तक का लेके आना, इंग्लिश सीखना और लोगों से कम्युनिकेशन वगैरह, थोड़ा मेरे को ऐसे मेमोरीज नहीं है जैसे लोग बात करते हैं ना स्कूल लाइफ, ये वो दोस्त वोस्त। मेरा ऐसा सच कभी रहा नहीं, दोस्तों में भी कभी मेरी ऐसी बनी नहीं किसी से, क्योंकि मैं खुद अंडर कॉन्फिडेंट थी। तो मैं किसी से बात करती नहीं थी ज्यादा, अकेले रहना। और ज्यादातर स्कूल में बोलते थे ये बहुत अलग है, तो अलग वाला टैग मुझे बहुत ज्यादा दिया गया। इवन डीपीएस में भी सब बोलते थे अलग है, अलग है। तो ऐसी रही है स्कूल लाइफ तो मेरी। इसमें इतना रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि एक तो डीपीएस में आई नो कि इतना इजी एनवायरनमेंट नहीं होता है बहुत बार, ठीक है, वो इजी एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं होता है। एंड दूसरा, जैसे स्कूल में मेरा क्या था, मैं तो बहुत बुली हुआ था यार। मैं स्कूल में इतना पिटा हूं ना नेहा, मैं क्या बताऊं। स्कूल में तो बहुत बहुत, तो आई यूज्ड टू बी वेरी फैट, बहुत मोटा था ये था।
बताओ, बट एक और चीज है अंडरस्टैंड कि मैंने आपकी जो स्टॉक देखी थी उसमें आपने बताया हाँ 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 अरे वो तो बहुत लंबी थी, उन्होंने काट दी थी कि यार सर इतना नहीं बताना, कि भाई इतने सारे किस्से स्कूल के बताऊंगा तो आंसू निकल जाएंगे सबके। ठीक है, बट एक चीज तो आपका फैक्ट है काफी, जैसे अब बीएससी मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजना, अमरोहा मुझे एक बार भेजा था, तो मैं वहाँ था हिंदी है तो मैं हिंदी बोल रहा था, बट हिंदी में बहुत डिफरेंस है। यू राइट, वहाँ की हिंदी और यहाँ की हिंदी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो वो भी आपको वो क्या था कवर करने में आपको, आपने कैसे, हाउ डिड यू रिकवर फ्रॉम इट, कैसे आपने ठीक किया उसको, मतलब आपने कैसे दिल्ली वाली हिंदी की, क्योंकि काफी बहुत डिफरेंस है वो ठेठ पने में, और बहुत बहुत वो हिंदी बोल रहे हैं बट शायद मुझे समझ नहीं, मैं बोल रहा हूँ उनको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हमें हिंदी बोलनी साफ नहीं आती थी, हमारे घर में भी नहीं बोलते थे। और हाँ जैसे मैं शहर में आ गई थी, वापस गांव जाती थी और मैं शहर वाली हिंदी बोलने लग जाती थी वहां पर, तो ऐसे बोलते हाँ थे कि टशन मार रही है, या जो लैंग्वेज वहाँ की होती है कि ओ ये तो अब एकदम से शहरी बन गए हैं। और तो और यहाँ पर जो मैं अपनी वो वाली लैंग्वेज बोलती थी तो सारे हंसते थे, बोल के दिखाना, गुजरी बोल के दिखाना। तो इस तरीके से फन टाइप का उड़ाते थे हमारी लैंग्वेज को, जो हम गुजर बोलते ये अब हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है नहीं, थोड़ा मेरे सा को नहीं। ऐसे तो बहुत टॉर्चर किया है लोगों ने, बोल के दिखा, बोल के दिखा। आप आई देखते कैन होंगे इमेजिन। अमित भड़ाना वगैरह की वीडियोस, तो सेम डिट्टो वैसी ही लैंग्वेज है हम लोगों की, बिल्कुल खड़ी वाली। अच्छा बताऊँ, जैसे अब मैं बॉर्न बॉटम इन दिल्ली हूँ, मैं वो भाषा बहुत, मैं वो बोल भी नहीं पाता, और जब कोई बहुत जोर जोर मतलब जल्दी जल्दी कोई बोलते हैं वो ठेठ भाषा, शायद मुझे समझ भी नहीं आती, बिकॉज वो आई थिंक वो डिफरेंस है ना वो उसका एरिया का पूरा। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके डैड इतना वो शिफ्ट क्यों किए? वो पहले जॉब करते थे, मतलब उनकी बहुत ही छोटे लेवल की जॉब थी, जिसमें वो 3000 पर मंथ अर्न करते थे गांव में। जब वो गांव से यहाँ आते थे गाजियाबाद मेरठ रोड पर एक कंपनी है श्री राम पिस्टन हम्म। कंपनी, तो वहाँ काम करते थे वो। कुछ फैमिलीज में भी इशू थे पापा के आसपास में, तो उन्होंने सोचा कि अब चेंज ही कर लेते हैं, बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। एंड देन फिर यहाँ पापा आ गए, तो यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई हमें रहने में। हम बहुत ही छोटे घर में आए थे, मतलब अब जितना हमारा बाथरूम है उतना हमारा पूरा घर था, और हम 3 भाई बहन थे, मम्मी पापा और हम तीनों। आप सबसे बड़े हो तीनों भाई बहन में? हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। हम्म। तो उस वक्त हम यहाँ पर आए थे और हमारे पास कोई ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह नहीं था, बट पापा ने वही जॉब करी जहाँ वो कर रहे थे। फिर जब पापा को थोड़ा बहुत पता लगा, क्योंकि पापा भी एक्सप्लोर कर रहे थे शहर में क्या होता है, तो पापा ने फिर एक बिजनेस भी कर लिया था जॉब छोड़ के। तो वो बिजनेस फिर हमारा अच्छा चल गया, तो फिर पापा ने जॉब छोड़ के पूरा प्रॉपर बिजनेस करने लग गए। तो अब वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं। तो फिर आपको फाइनेंस में कैसे इंटरेस्ट आया? कि जैसे जैसे मेरा था, मैं स्टॉक मार्केट कैसे हुआ, मैं थोड़ा लकी था इस मामले में, मेरे फादर सीए तो थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट्स करते थे, तो मुझे वहां से मैंने स्टॉक मार्केट्स पकड़ लिया। बट आपको कैसे, जैसे आपका फाइनेंस बैकग्राउंड तो था नहीं ज्यादा, सो आपको कैसे फाइनेंस में इंटरेस्ट आया? मैंने एक्चुअली 12th के बाद जब मेरे ठीक ठाक मार्क्स आने लगे ना, तो आई थॉट कि सीए कर लेते हैं, अब तो कुछ भी कर लूंगी मैं। यार तो पेरेंट्स को 78% बहुत पता। अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, इतने मार्क्स में मेरे घर दिवाली बन जाती है, ठीक है, अरे बहुत एक अच्छे ही बार मार्क्स आए थे हैं। सर, एक ही बार आए थे, उससे पहले तो 40 50 60 ये चलता था। इवन तो फिर सर सबको लगा, मेरे पेरेंट्स को भी सीए कर लेना चाहिए, ठीक कर रही है, इम्प्रूव करती है, तो मैंने भी कर लिया। तो उसमें 2 लेवल तो क्लियर हो गए मेरे, और फिर मैंने आर्टिकलशिप भी ज्वाइन कर ली थी। विच ईयर इज दिस, जब आपने आर्टिकलशिप की थी? 2011 में मेरी 12th हुई थी, तो 2012 या 13 की बात होगी आर्टिकलशिप ठीक वाली। है। तो फिर मेरा उसके बाद जो सेकंड लेवल होता है वो नहीं क्लियर हुआ ही नहीं। तो मैंने 1 साल आर्टिकलशिप करके घर पे बैठ गई। मैं दो दो साल में घर पे बैठी रही, तो बहुत स्ट्रेसफुल वाला टाइम था। फैमिली की भी एक्सपेक्टेशन जीरो हो गई, सबसे बड़ी थी, वो भी शादी के पीछे पड़ गए। गाँव जाते थे तो शादी कर दो, शादी कर दो, शादी करो, बहुत ज्यादा सुनने में आ गए, शादी 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 शादी। तो मैंने सोचा कि अब घर से निकलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने फिर एक कंपनी है टाटा टेली सर्विसेज, अब तो वो बंद हो गई, नोएडा में थी वो, वहां पर मैंने 6 7 महीने काम किया था। आई थॉट कि कुछ पैसे कमा लेती हूँ, फिर उससे एमबीए वगैरह कर लेती हूँ। तो वो बैकएंड का काम था, तो वहां पर मैंने 6 7 का महीने किया। 15 16 हजार मेरी थी, तो जितना पैसा जमा हुआ मैंने आईटी में फिर एडमिशन ले लिया, एमबी में, क्योंकि पापा तो मना कर रहे थे कि नहीं एमबीए नहीं करना। एमबीए क्यों नहीं करना? पैसा वेस्ट लग रहा था उन्हें कि फालतू में क्या करेगी। और फिर पापा ये बोलते थे, या अभी भी बोलते हैं, कि लड़कियों को शादी के बाद कौन जॉब कराएगा, तो गवर्नमेंट जॉब ही करो। पापा तो मेरे अभी भी गवर्नमेंट जॉब का वो पर्चा सा भेजते रहते हैं मुझे, न्यूज पेपर में से क्लिक करके मुझे भेजते रहते हैं, ये भर दे, ये भर दे। अभी भी, आज भी? अभी भी, इवन नाउ ऑल्सो, मतलब फ्यू डेज बैक ऑल्सो। तो उनका वो जाएगा नहीं सिर से बोझ गवर्नमेंट जॉब का, तो वो कह रहे थे कि नहीं एमबी नहीं, गवर्नमेंट जॉब कर ले। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं थोड़ा सा पैसा कमा लेती हूँ। तो मैंने जो भी थोड़ा बहुत कमाया था उससे फिर एमबीए में एडमिशन ले लिया था। तो फिर वहां पर एक कंपनी आई थी, आईएफएल सिक्योरिटीज।
तो पहली कंपनी थी, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी अपने कॉलेज से, क्योंकि इतना अच्छा कॉलेज भी नहीं था, ना मैंने कैट दिया है। तो आई थॉट कि पहली कंपनी है, इसी को ले लेते हैं। तो वो मैंने इंटरव्यू दिया फर्स्ट, वहीं प्लेस्ड हो गई। तो फिर वहां मैंने 1 साल काम किया। तो तब वहां पर मुझे और इंटरेस्ट आया। हम HNI क्लाइंट्स में डील करते थे, पोर्टफोलियो मैनेज करते थे उनका। तो मैं क्लाइंट प्लेस पे जाती थी मीटिंग लेने के लिए। तो क्लाइंट्स मुझे अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताते हैं स्टॉक मार्केट की, कि मैंने उस साल में इतना इन्वेस्ट किया था, इतना लॉस हो गया, या ये हो गया वो हो गया, क्यों नहीं इक्विटी में कर रहे हैं वो। तो थोड़ा बहुत वहां से मेरा इंटरेस्ट आने लगा कि इक्विटीज वगैरह में, तो मैं और ज्यादा पढ़ने लगी। तो 1 साल में मैंने जितना पढ़ना था स्टॉक मार्केट के बारे में वो सब पढ़ लिया था। वैसे हाँ, आई गेट दैट पॉइंट, क्योंकि जैसे मेरी नानी का भी यही सपना है कि मैं कोई सरकारी अभी जॉब लग जाए मेरी, हाँ बहुत। तो सरकारी जॉब लग जाए तो बस यही सपना है मेरी नानी का भी। ठीक है, ये तो सबके साथ ही होता है, बट वो तो डरता नहीं है। बट टेल मी दैट, अब जैसे यू बॉट फाइनेंस टू, आई रिमेम्बर जो मेरे डैड ने मुझे आइडिया आया था कि हर्षा तुम एक यूट्यूब में वीडियो चला दो। उस ये था 2012 की बात, यूट्यूब में स्टॉक मार्केट। और मुझे लगता है यार स्टॉक मार्केट उस समय था ना कि यूट्यूब में स्टॉक, मतलब यूट्यूब होता था फनी वीडियोज, और सोशल मीडिया स्टॉक मार्केट का कुछ रिलेशन था ही नहीं, कोई इन्वेस्टर आता ही नहीं था उस समय। इन्वेस्टर आई थिंक एवरेज एज ऑफ इन्वेस्टर ऑल्सो वुड बी 35+। तो ये जब आपने टिकटॉक में पहली वीडियो डाली, कब था? आपकी जॉब के टाइम में था? क्योंकि आई नो कि जब मैं देखा आपकी जर्नी टिकटॉक से शुरू हुई है, ठीक है, इस पे भी हम जाएंगे कि कैसे टिकटॉक बंद हुआ, आई कांट इवन इमेजिन। एक्चुअली जब मैंने 1 साल काम कर लिया था AFL में, तो आई थॉट कि मैं खुद का बिजनेस कर लेती हूँ, कुछ अपना खुद का कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे साथ वाले जो कलीग थे ना सर, वो बहुत टाइम से जॉब कर रहे थे और वो खुद अपनी एडवाइजरी स्टार्ट कर रहे थे स्टॉक मार्केट की। तो मैं उनके साथ तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था इतना। तो आई थॉट कि मुझे कुछ और करना चाहिए। लेकिन उन लोगों की बातें सुन के मैं बहुत डिमोटिवेट सी हो गई जॉब को लेकर। वो इतना इंटरेस्टेड थे बिजनेस करने में, अपनी खुद की फर्म खोलने में। तो आई थॉट कि मुझे भी अपनी खुद की करनी चाहिए। और मैं जो क्लाइंट प्लेस पे जाती थी या क्लाइंट से मीटिंग करती थी, उनका भी सुन के यही आता था कि बिजनेस में ही पैसा है भाई, जॉब में कुछ नहीं है। तो उनकी जो कहानी है, उनका पोर्टफोलियो चेक करके पता लगता था कि कितना पैसा है यार बिजनेस में। तो मैन्युफैक्चरिंग तो मैं कर नहीं सकती थी, तो आई थॉट कि मुझे कुछ सर्विसेज में ही करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि जिसमें मेरे को नॉलेज है, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो टैक्सेस का पढ़ा था मैंने CA के टाइम में। तो आई थॉट कि मैं उसके उसके ही इर्द गिर्द कुछ स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने ITR GST का काम लेना स्टार्ट कर दिया था जॉब के साथ साथ ही। तो फिर जो मुझे 1-2 क्लाइंट बड़े मिलने लगे, क्योंकि मुझे पहले लगता था कि शायद मुझे क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे विदाउट एनी डिग्री और विदाउट एनी एक्सपीरियंस इन टैक्सेस और लीगल थिंग। बट फिर मुझे मिलने लगे, तो मुझे लगा अच्छा ये तो सही है यार। गूगल मैप ने मुझे बहुत साथ दिया था। तो गूगल मैप पे मैंने खुद को लिस्ट किया था, तो गूगल मैप से मेरे पास कॉल्स आने लग गई थी। तो मैंने बट कहा चलो अगर ये जैसे आपने बताया कि आपके फादर गवर्नमेंट जॉब के इंक्लाइंड है, तो उनको तो बिजनेस का आइडिया एकदम ही बिजार लगा होगा, फिर उसको कैसे टैकल किया फिर आपने? अरे फैमिली को तो पहले MBA के लिए कन्विंस करो, फिर प्राइवेट जॉब के लिए कन्विंस करो, और फिर ये कन्विंस करो कि शादी नहीं अभी करने दो। तो पेरेंट्स से तो मेरी वो सुन, जो होता है वो होता रहा है हमेशा के लिए। तो बट मुझे ये भी था कि यार मुझे करना है तो करना है। तो पापा को भी पता था करेगी तो है ही। तो पहले तो बहुत मना किया, इवन वो तो मना करते ही रहे थे, बट मैंने जॉब नहीं छोड़ी इस चक्कर में कि कहीं मैं जॉब छोड़ दूं और फिर हमारी मेरी बिल्कुल शादी एकदम से ही कर दे। क्योंकि शादी वाला भूत हमेशा मेरे उस पे रहता था कि मैं डरती थी शादी से। तो मैंने जितने भी डिसीजन लिए वो शादी को सोच के लिए अपनी लाइफ में, चाहे वो MBA हो, चाहे वो जॉब छोड़ना हो या बिजनेस करना हो, सब कुछ शादी को माइंड में रख के किया और है। आई थिंक क्योंकि आप सबसे बड़े थे, तो और भी होता है ना कि अगर आप शादी सही टाइप पे नहीं करोगे दूसरों की, ये मेरे से, मैंने भी इसको फेस कर रखा है। करेक्ट, शादी इतना नहीं होगी। इमोशनल अत्याचार करते हैं ना कि तू बड़ी है, तू ये वो, बहुत मतलब उस टाइम पे तो काफी डिफिकल्ट रहा था मेरा। जब वो 3 साल फेल हो गई थी ना मैं, तो वो वाला टाइम तो बस मुझे ही पता है। बट फिर पापा को मैंने सच क्लियरली नहीं बताया था कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। तो पापा, मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी, तो पापा ने फिर शादी वगैरह भी तय कर दी थी। तो अब मैं कितना मना करती शादी के लिए। मैंने BCom के टाइम मना किया, MBA के टाइम, फिर जॉब को भी 1 साल हो गया था। तो काफी सब फैमिली में कि कर ले तू सबसे बड़ी है, इनकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी, ये वो जो बोलते हैं सारा इमोशनल अत्याचार। एंड देन फिर मैं जब मेरे हस्बैंड से मिली थी, जो फर्स्ट मीटअप होता है, तो मुझे ठीक से लगी अंडरस्टैंडिंग टाइप का। मैंने इनको बोला था कि मेरे को ये चीजें करनी है। तो मैंने इनको तो बहुत सारी बोली थी, करनी तो मुझे बिजनेस ही था, पर मैंने सब बोल दिया ताकि मैं अपने ऑप्शंस खुले रखूं कि बिजनेस नहीं चला तो ये कर सकूं, ये नहीं तो वो। ही वाज लाइक ओके ओके ओके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी ओके ओके कर रहे हैं, चलो अगर झूठ भी बोल रहे हैं सर तो 90% झूठ बोल रहे हैं ना, 10% तो स्कोप होगा ना हाँ निकलवाने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं
इनके मीटिंग के बाद आई वॉज कम्प्लीटली ओके, मेरे अंदर से शादी का भूत निकल गया था, क्योंकि शादी का भूत इस वजह से ही था कि करियर को कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फिर मैंने खुशी खुशी शादी की एंड एवरीथिंग वेंट वेल। तो फिर हमने सोचा कि अब मैंने घर में तो डिस्कस किया ही नहीं था, कि मैंने सोचा कि बिजनेस वगैरह कर लेती हूँ, फुल टाइम जॉब को छोड़ देती हूँ। तो शादी के 2 महीने बाद ही मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। सर को पता था मेरे को कि अभी आपको शादी को कितने साल हो गए? अभी तो दो दो हो गए हैं। 2019 में हुई आपकी शादी? हाँ, 2019 मार्च में। या मेरी भी 2019 में हुई है शादी। आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 26। तो मेरा बताऊँ केस एकदम उल्टा था। मेरे घर वाले मेरी शादी करवा नहीं रहे थे। मैं बोलूँ मुझे शादी करनी है, मेरे घर वाले मेरी शादी करवा नहीं रहे थे। तो आई फाउंड माई वाइफ। तो मुझे तो हुआ था कि यार मैं तो शादी करनी है, वेल सेटल। बट मेरे डैड लाइक कि बेटा तू देख ले, तू मेच्योर इनफ नहीं है, नहीं संभाल पाएगा, शादी अलग गेम होता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो आपको 2 साल हो गए एंड वैसे आई तो आई एम जनरली एंजॉइंग मैरिड लाइफ। हाउ इज़ योर टेक ऑन माई? क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो शादी करने से एकदम डरे हुए हैं। तो आपका क्या टेक है शादी, मतलब वन लाइनर मैसेज टू देम? नहीं, बनने पे डिपेंड करता है सर, क्योंकि डरी हुई तो मैं भी थी। बट मेन यही है ना कि करियर को प्रॉब्लम ना हो। आपको क्या लगता है कि आपका करियर बेटर हुआ है या खराब हुआ है? जनरली हम ये सोचते हैं ना सर शादी आई से पहले कि थिंक मुझे करियर तो बहुत हैम्पर हो बेटर हुआ जाएगा। है यार। मुझे तो अपनी वाइफ को मैं तो लक्ष्मी की तरह मानता हूँ। जब से मेरे हुए मेरी सारी इन्वेस्टमेंट डॉट जा रही हैं एंड तो पता है मेरे साथ अच्छा हुआ है। हो सकता है पीपल से कि ना कि 2 साल तो हनीमून फेज चल रहा है, अभी तो असली रंग देखेंगे, पता नहीं हो सकता है वो बाद में आए। बट अभी तक तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अभी तक तो टच वुड सब सही चल रहा है। व्हाट इज योर टेक? आपको करियर में कुछ हुआ? एंड स्पेशली बिकॉज यू आप वुमेन हो, ठीक है? अब सोसाइटी ऐसी है ना अपनी कि मेल को शायद शादी के बाद करियर का वैसे भी फर्क पड़ता नहीं है, वो तो शायद और फोकस हो जाता है। बट विमेन का बड़ा उल्टा है। जैसे मैंने नोटिस किया है, बहुत मेरी फैमिली में होता है, लोग मुझसे जरूर पूछेंगे अच्छा हर्ष क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बट मेरी वाइफ से बोलेंगे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब उसके काम को हाँ, बहुत लोग सुनते टाइम पास ही समझते हैं, और जो मुझे तो बहुत बुरा लगता है। करेक्ट। तो हैव हाँ, यू फेस दिस? आप कैसे उसको डील करते हो? स्टार्टिंग में हुआ था सर कि जैसे अगर हम फैमिली में इन लॉज में बैठे हैं तो सब हस्बैंड के बारे में बात करेंगे ना, कोई मुझसे नहीं पूछेगा मैं क्या कर रही हूँ, मेरी हाँ जॉब कैसी हाँ। चल रही है ना? कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है निहान अगर। इवन मुझे थोड़ा 1-2 महीने ये चीज फील हुई थी, बट मुझे लगा था कि मैं खुद अपने आप को आगे नहीं रख रही हूँ ये सोच के कि नहीं सब कुछ हस्बैंड ही है या वही इम्पोर्टेंट है। बट कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में अगर मैं खुद को खुद से आगे करूंगी और खुद से इनको बताऊंगी कि मुझे एक्चुअली में ये करना है, तो मेरी फैमिली ने बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट किया था। मतलब मना नहीं किया स्टार्टिंग में, पहले तो हस्बैंड सुनते ही नहीं थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। मना कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उतनी अथॉरिटी नहीं दे रही हूँ मना करने की। तो ही वाज लाइक कि फिर जब एक क्लाइंट्स अच्छे अच्छे आने लगे, मैं बताने लगी कि ये क्लाइंट ये करते हैं वो, तो थोड़ा इंटरेस्ट उनको भी आने लगा, फिर वो गाइडेंस भी देने लगे। सेम विद मेरे इन लॉज के, तो उन्हें पता ही नहीं है आज तक में कि मैं क्या कर रही हूँ, बट उन्हें पता है कि मैं खुद अपना अर्न कर रही हूँ, मैं खुद का अच्छा चल रहा है। तो मेरे साथ एक ये भी सीन था कि मेरे घर पे जो मेरे फैमिली है पेरेंटल, वहां पर मुझे थोड़े बहुत इश्यूज होते थे अपने आप को रखने के लिए। जैसे स्टार्टिंग में हम जब गांव से आए थे तो जीन्स वगैरह नहीं पहननी, सूट पहनना है। फिर उसके बाद दादा दादी या नॉट इवन इमीडिएट दादा दादी, जो रिलेटिव्स होते हैं, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जॉब में पढ़ाओ, लड़कियों क्यों पढ़ा रहे हो, गर्ल्स स्कूल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाओ। तो ये हमेशा से रहा है, छोटी छोटी बातों पे फाइट करना अपने लिए, और अपने मतलब पापा से या अपने रिलेटिव से बोलना कि नहीं यार मेरे को तो यही करना है। तो वहां पर मेरे साथ ये था कि मुझे हर चीज के लिए परमिशन, हर चीज के लिए फाइट करना पड़ता था। मेरे साथ उल्टा हुआ है, जब से शादी हुई है सब कुछ पॉजिटिव हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया। मतलब वैसे तो मेरी फैमिली जो इन लॉज है वो गांव से है, तो मैं पहले डरती थी कि यार गांव से उनकी सोच तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही थोड़ी गवर्नमेंट सी जॉब। हाँ हाँ। बट फिर सब कुछ पॉजिटिव रहा है। जो डिफिकल्टीज थी आई थिंक मेरी लाइफ में वो शादी से पहले रही है, शादी के बाद डिफिकल्टीज बहुत कम हो गई है। तो मतलब पूरा डिपेंड करता है कि कैसी लाइफ या कैसा लाइफ पार्टनर आपको मिल रहा है, तो तो व्हाट आर द टॉप 3 डिपेंड। थिंग्स जो आपने देख के बोला कि यार आई हैव डिसाइड मेरा लाइफ पार्टनर यार? ऐसी क्या 3 चीज़ देखी सो दैट कि जो व्यूअर्स हैं, जो हो सके, अभी बहुत लोग हैं जो शादी के कगार में खड़े हुए हैं, तो व्हाट वुड बी योर 3 थिंग्स जो देखनी चाहिए, जो आपने देखी, जो आपको लगा कि यार शादी बढ़िया ही कर लेते हैं? फर्स्ट तो जब मैं मेरे हस्बैंड से मिली तो उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, यानी कि वो मुझसे खुद से बातें निकलवा रहे थे कि मैं ज्यादा बोलूं, अपने दिल की बात खुद से कर सकूं। सेकंड, उन्होंने खुद के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, स्पेशली करियर को लेकर हमारी ज्यादा बातें हुई रादर देन किसी और चीज को लेकर। तो हम्म। करियर रिलेटेड हम बहुत ज्यादा थे, दोनों ही फोकस्ड है और दोनों ही मनी ओरिएंटेड है, हमें पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है।
तो वो वहां पर हमारी कुछ ना कुछ थिंकिंग मैच कर गई। और तीसरा ये था कि उनको मेरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, उनको था कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, मेरी लाइफ मेरी है। तो वो थोपने वाली चीजें नहीं थी कुछ भी कि पर्दा करना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मैं बताऊं, मेरी जेठानी तीनों पर्दा करती है। मतलब मतलब घूंघट। ओ, मेरी तीनों जेठानी जो बिल्कुल रियल है, तीनों पर्दा करती है। हाँ, हाँ। फिर तो आपकी वीडियोस देख के तो उनको लगता होगा यार ये तो कुछ अलग ही हो रहा है, हम यहाँ बैठे हैं, वो तो कुछ एकदम डिफरेंट दुनिया में हो रहा है। वही 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 वही। तो उनको स्टार्टिंग में दिक्कत भी हुई थी, ऑब्वियसली होंगी यार, वो तीनों एकदम ऐसा भी नहीं है वो मेरे से बहुत बड़ी है। एक तो जो जेठानी है वो मेरे से शायद छोटी है, भले ही जेठानी है बट छोटी है 1-2 महीने मेरे से वो। हम्म। तो और वो भी ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी नहीं है, बट वो फिर भी पर्दा करती है। एंड जो बाकी जो दो है वो तो थोड़ी सी बड़ी है मेरे से, तो वो भी पर्दा करती है। एंड देन फिर ये भी डिस्कशन हुआ कि मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी, तो हम ऐसे भी डिस्कस करते थे कि गली में जाऊंगी तो पर्दा कर लूंगी, गली से निकलूंगी तो पर्दा ऐसे डिस्कशन कर रहे थे उस शादी के स्टार्टिंग फेज में। तो तो इट वेंट ऑल गुड। मतलब मुझे डर था ना कि पर्दे वाली फैमिली है, गांव वाली है, बट बिल्कुल डिफरेंट है और सब कुछ अच्छा हुआ। यार ये बहुत मतलब ऑनेस्टली बताऊं मैं काफी इंस्पायर हूँ बिकॉज द फैक्ट कि आई नेवर न्यू कि आप इस बैकग्राउंड से आ रहे हो, क्योंकि लोग तो इंटरनेट बोलते हैं अरे यार ये तो ऐसा है वो ऐसा है, बट कमिंग टू नो किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, क्योंकि मैं ऐसे मुझे कितनी स्पेशली लड़कियां आती हैं, ठीक है, वो जैसे मैं पहले गर्ल्स कॉलेजेस में स्पेसिफिकली कराता था, तो आप मानोगे नहीं, मैं एक गर्ल्स कॉलेज DU में गया था, तो मैं एडमिन डिपार्टमेंट के पास गया, मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा हम ये सेशन करेंगे फ्री स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल लिटरेसी। बताऊँ एडमिन डिपार्टमेंट वाले ने मुझे बोला अरे सर क्या है ये, लड़कियों का कॉलेज है, कहाँ पे स्टॉक मार्केट है, इनको तो पता है शादी कर, मतलब इट वाज हॉरिबल। फिर मैं उनकी एक दो लड़कियों के पास भी गया, उनसे मैं बात की यार कि करते हैं लेट्स डू इट, क्योंकि वो है 50% गर्ल्स है कि हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है ठीक है, उनको खुद ही मतलब शायद सोसाइटी ने उनको इतना बोला है कि उन्होंने खुद सोचना भी छोड़ दिया कि वो पैसे कमाएंगे, मतलब आप समझ रहे हो। तो जैसे फ्रॉम और आपके बैकग्राउंड से आप आए हो जहाँ पे आप बोलो आपकी जेठानी जो आपसे छोटी है थोड़ी सी, वो पर्दा कर रही है, राइट। तो एंड आई एम श्योर आपने जब फाइट किया होगा तो आप अपने परिवार के विलन तो होता है बन गए होगे कि दादाजी सोचेंगे अरे यार ये लड़की तो डुबाई की पूरी नहीं है, सबकी नहीं है, डुबाई की तो मानती नहीं है, जिद्दी है, ठीक है। तो फिर व्हाई डिड यू ओवरकम, मतलब व्हाट वाज योर मोटिवेशन कि नहीं यार मुझे करना है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं हाँ ठीक है ये जिंदगी है मैंने एक्सेप्ट कर ली। सर मुझे ना बचपन से ही, जैसे मेरी मामी हो या मेरे क्लोज रिलेटिव ऐसा बोलते आए थे कि जैसे शादी है तो शादी के बाद तो बर्तन चौका यही सब करना है। तो वो ऐसे बोलते थे कि जितना जैसे मैं किसी के यहाँ पे जाती थी अपनी नानी यानी, तो मेरे से कुछ काम नहीं कराते थे। क्या बोलते थे कि यार ये तो पूरी जिंदगी भर करना है तेरे को, अभी तो तू ऐसे ही ऐश कर ले। तो मेरे को वो क्लिक होता था कि नहीं, मैं पूरी जिंदगी भर ऐश करूंगी, मैं अभी क्यों ऐश करूं। तो वो मेरे दिमाग में बिठाया जाता था बचपन से कि शादी के बाद तो तुझे काम करना है, शादी के बाद घर वालों की सुननी है, शादी के बाद ये। तो ये जो दिमाग में चीजें डाली जा रही थी ना, जैसे हम सब लड़कियों के दिमाग में डाला जाता है कि शादी के बाद चुप रहना है और कपड़े सूट सलवार पहनना है और घर का काम ही करना है और शादी के बाद प्राइवेट जॉब तो कोई भी नहीं कराएगा। तो इनसे ना मुझे एकदम से चिड़न सी होने लगी थी इन बातों से कि नहीं मेरा केस अलग होगा। तो यू थिंक ये सबके साथ होता है सिर्फ आपके साथ हो रहा था? नहीं सर, सबके साथ होता है। इवन आई डोंट नो अबाउट कि शहर की लड़कियों, बट गांव में जितना मुझे पता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही वही रहा है, तो मेरे कांटेक्ट में गांव के ही लोग ज्यादा है, शहर के इतने ज्यादा है ही नहीं। मैंने आपको हम्म। बता दी कि स्कूल में मेरे ऐसे फ्रेंड्स बने नहीं है। तो हम्म। जितना लोगों को मैं जानती हूँ, जितनी लड़कियों को मैं जानती हूँ, उनका तो यही है। जैसे मेरी शादी हो गई है सर, 2 साल हो गए शादी को। तो अगर मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो कोई बच्चे के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन मैं अपने मायके जाऊंगी या मैं अपने जो निचला गांव है वहां जाऊंगी तो वहां जरूर पूछेंगे। तो हाँ। इतना चेंज है दोनों फैमिलीज में। जबकि ये फैमिली जो मेरे इन लॉज है ये गांव में रहते हैं, मेरी खुद की फैमिली सारी गाजियाबाद में शिफ्ट हो गई चुकी है, लेकिन वो लोग इतने पूछते हैं ये सारी चीजों को लेकर और प्रेशर डालते हैं मेरे ऊपर कि नहीं फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो तो ऐसी बातें हमेशा से होती आई है मेरे साथ कि ये करना है वो करना है। तो मुझे हमेशा वो क्लिक करती थी कि नहीं यार, मैं शादी के बाद क्यों बंद कर दूं ये सारी चीजें, मैं शादी के बाद भी ये सारी चीजें करूंगी। तो वो शादी का डर मेरे दिमाग में हमेशा से था कि, और वो सारी जो बातें हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम कर गई। आप में और किसी और लड़की में, ठीक है, आपके आपके कजन में, ठीक है, जो फैमिली की एक्सपेक्टेशन रही, आप में उसमें क्या डिफरेंस है कि आप यहाँ पर आप लगे रहे, शायद उसने गिव अप कर दिया? वो एडजस्ट कर लेते, उन्हें लगता है कि यही है जो भी है। मुझे पता था कि कुछ और होगा,
जैसे अगर मैं 8th 7th में फेल हुई, मुझे पता था कि यही मेरी ये 40 मार्क्स नहीं रहने वाले हैं, 40% या 50%, मुझे करना होगा कुछ और। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, जब मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश में आई, तो मैं इंग्लिश को बुरा नहीं बोलने लग गई। क्या करते थे लोग, मैं जब गाँव में जाती थी, जब मैं इंग्लिश या थोड़ा सा शहरी लैंग्वेज बोलती थी कि ये तो शहरी हो गए, बदल गए ये वो, मैं ऐसा नहीं सोचती थी। मैं सोचती थी कि ये जरूरत है, ये करना पड़ेगा मेरे को, आगे बढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ग्रेजुएशन किया या सीए मेरे से क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने ये नहीं बोला कि सीए बेकार है, मैंने बोला कि मैं कुछ और करूंगी, हो सकता है ये चीज मेरे लिए नहीं है, लेकिन कुछ और चीज तो होगी मेरे लिए। तो वो अभी भी है मेरे साथ कि अभी भी बट मैं जैसे जैसे हुआ। इसमें सॉरी टू कट यू, बट जैसे अब मैं दिल्ली में ही रहा हूँ जिंदगी भर, ठीक है, और ऑनेस्टली विलेज लाइफ मैंने जनरली मैंने देखी नहीं है, मैंने ज़्यादा विलेज लाइफ देखी नहीं है, बट वो तो अब बीएससी मुझे भेजता रहता है, टाइप सिटीज में जाता हूँ। बट मैं हमेशा देखता हूँ जब गाँव जाता हूँ, जब बात करते हो तो लोग पता नहीं क्यों इन्फीरियर फील करते हैं, और लोग को लगता है कि इंग्लिश बोलना कोई स्टाइल स्टेटमेंट, जबकि कुछ स्टाइल स्टेटमेंट है नहीं इंग्लिश बोलने में। वो तो बस मैंने सीखी है बचपन से, इसलिए मैं थोड़ी बेटर बोल लेता हूँ, किसी ने नहीं सीखी तो मतलब उसमें कुछ है नहीं। पता नहीं क्यों शहर और विलेज में इतना डिफरेंस क्यों है, मतलब व्हाई डू यू थिंक, जैसे आप बोलो कि आप घर गए तो शहरी बन गए, तो क्यों, मतलब क्या फर्क पड़ता है सर? सर अब तो इंटरनेट दोनों के पास है, शहरी के पास भी और गांव वालों के पास है, तो अब तो शहर गांव वाले भी उतना ही सीख सकते हैं। लेकिन उनमें क्या होता है कि अंगूर खट्टे हैं, जो चीज उनको नहीं आती, अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो सोचने लगते हैं ये चीज बेकार है। अगर जैसे किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं आता, तो वो सोचते हैं ये बेकार है। राइट, तो वही वाली सिचुएशन है। और गाँव, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली गांव नहीं बोल रही हूँ, लेकिन काफी लोगों में ना ये चीज होती है कि नेगेटिविटी कुछ ज्यादा ही होती है, हर चीज के बारे में गलत बात करना, और हर चीज को पकड़ लेना, और फिर उसी के बारे में एग्जैगरेट करना उसको और ज्यादा उसके बारे में। तो बहुत ज्यादा डिस्कस करना लोगों को, स्पेशली लोगों के बारे में कि ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है। तो शायद आई डोंट नो क्यों है इतना डिफरेंस, बट बहुत नेगेटिविटी है वहां पर। जितना मैंने इंटरेक्ट किया ना, कभी कभी एक तो मैं देखो गांव के लड़के बहुत फिट होते हैं यार, तो जब एक दो बार गया था तो मुझे दिख गया था भाई कि मैं कहीं भी इनके आसपास टिक नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो कूद जाएंगे, यही कर देंगे। और हार्डी जिसको बोलते हैं ना, हार्डी, तो हमें गर्मी में, अरे यार गर्मी हो रही है बहुत, हम ऐसे बैठ गए इसी में, ठीक है, बट एक्चुअली में वो तो फिट है। पता नहीं क्यों, होता है शायद एजुकेशन की वजह से या इंटरनेट की वजह से, फैसिलिटीज़ की वजह से डिफरेंस है, बट एक डिवाइड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता उसको शर्म आ रही है। जैसे मैं देखा है बहुत बार जब मैं विलेज जाता हूँ तो वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं हिंदी में बात करी जा रहा हूँ, मुझे हिंदी में कंफर्टेबल हूँ हिंदी में, बट वो इंग्लिश में बोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे यही कभी साइकोलॉजी समझ नहीं है कि अगर हिंदी में बात कर ली, तेलुगु में बात कर ली, इससे फर्क क्या पड़ता है? कम्युनिकेशन तो जस्ट आपको मेरी बात समझ आनी है, मुझे आपकी चीज़ समझ आनी चाहिए। अब देखो आपने फिर टिकटॉक पे स्टार्ट किया, और आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो, ठीक है, तो उस समय तो अगर देखा होगा आपके ससुराल वालों, नहीं मायके वालों ने, कि टिकटॉक पे वीडियो है और लड़की फाइनेंस के बारे में बोल रही है, पर्दा भी नहीं कर रखा, तब तो बहुत हुआ होगा। तो वो मुझे बताओ, व्हाट वाज दैट लाइक? ये बहुत बार हुआ है, बहुत ही बार हुआ है कि जैसे मेरे जो इमीडिएट सास ससुर है उनको तो नहीं पता है, लेकिन बाकी लोगों ने वीडियोस उनको दिखा दी। तो जब बाकी लोग दिखाते हैं ना, खुद से देख लेंगे तो उनको पता है कि नेहा क्या कर रही है, लेकिन कोई और दिखाता है, वो थोड़ा नेगेटिव माइंड से दिखाता है कि देखो ये क्या कर रही है। तो ऐसा हुआ था हमारे साथ। तो उनको ऐसे ही बोल देंगे कि क्या कर रही है, देख कमेंट्स, कमेंट्स में कुछ बेकार से कमेंट्स आते हैं, तो वो कमेंट्स पढ़ा दिए उनको। तो वो नेगेटिव तरीके से उनको दिखाई गई चीजें। बट हमने खुद 1-2 हफ्ते लगे मुझे कॉन्विंस करने के लिए, बट एवरीथिंग वेंट वेल। और फिर थोड़ा जो बिल्कुल मेरी जेठानी वगैरह है, उनको कन्विंस करने में थोड़ा और टाइम लगा, क्योंकि उनको उनको थोड़ा सा रहता है कि यार यही क्यों, हम क्यों नहीं। तो वो जो अगर तुम उनसे सही से बॉन्डिंग रखोगे, मैंने बॉन्डिंग बनाई, तो फिर वो भी एकदम सपोर्ट में आ चुके हैं, पहले नहीं थे। पहले फर्स्ट ईयर ऑब्वियसली डिफिकल्टी होती है एक दूसरे को समझने में, लेकिन अब तो 100% ओके अब तो है यू मस्ट बी सब। लाइक सुपरस्टार ना, अब घर जा रहे हो कि यार इतने सारे फॉलोअर्स, इतना वो, अब तो यू मस्ट बी लाइक अनदर लेवल ना। मैं जानना चाहता हूँ डिफरेंस क्या है उस टाइप और अभी में, डिफरेंस क्या है? नहीं, घर वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको तो इतना फील भी नहीं होता है कि फॉलोअर्स, मुझे खुद नहीं होता है इतना फील। वो दूर दूर से लगता है इतने फॉलोअर्स ये वो, जब तक कोई तुम्हें बाहर निकल के नहीं पहचानता तब तक कुछ नहीं है। तो मुझे बिल्कुल ये चीज कभी फील नहीं हुई सर, कहीं पे भी, ना तो ससुराल में, ना मायके में, ना भाई बहन भी भाव नहीं देते। हाँ ये तो होता है, तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो आई तो ये कभी दिमाग में नहीं आया कि इतने हो गए उतने हो गए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक टेडेक्स का इवेंट था, ठीक है, हाँ जी। तो और मुझे शादी मिस करनी थी उसके लिए। तो पता है घर वाले किया, तुम शादी कैसे मिस कर दोगे, टेडेक्स इवेंट के लिए हद हो गई। तो वो तो होता ही है। तो मैंने बोला मम्मा ये टेडेक्स का इवेंट है, तो क्या हुआ सब, मतलब कोई और जब टेडेक्स देता है ना तो वो बन जाता है कि भाई, और वो ये घर की मुर्गी दाल बराबर, कुछ इज्जत नहीं मिलती घर पे। बड़े अच्छा है कि आप उसी लेवल पे ग्राउंडेड हो। एक और चीज़, अब फाइनेंस में ना बहुत सारे लोग अब कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें हैं जो कंटेंट का मैं देखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो नया कंटेंट बना रहे हैं
व्हाट वुड यू एडवाइस देम? मतलब वो एक्चुअली बहुत हेल्प कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत फैंटास्टिक काम कर रहे हैं, बिकॉज आई फील जितने ज़्यादा लोग बताएंगे उतना बेटर है, कि हिंदुस्तान में बहुत फाइनेंस की कमी है, स्पेशली बहुत कमी है, तो जितने ज़्यादा लोग हैं उतना बेटर है। अब जो नए लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट वुड यू रेकमेंड देम कि कैसे इसको लेना चाहिए? ओके, मेरा जो फंडा रहता है, मेरा जो फॉर्मूला रहता है वो होता है, मैं कमेंट से ही आइडियाज उठाती हूँ। जो मेरे से लोग पूछ रहे हैं मुझे उनका ही आंसर करना होगा, भले ही वो वीडियो हिट हो या ना हो। तो मेरा तो आइडियाज लेने का भी फंडा यही है कि मेरी वीडियोस का आंसर, मेरा वीडियोस वो हो जिससे कि ऑडियंस को आंसर मिल रहा है उनकी क्वेरीज का। राइट, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये कि थोड़ी क्वालिटी हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, क्वालिटी वीडियो की और ऑडियो की, स्पेशली स्पेशली ऑडियो की क्वालिटी। वो मेरे को स्टार्टिंग में फील हुआ था, स्टार्टिंग में मेरी वॉइस बहुत कम होती थी, तो वो मैंने फिर एडिटिंग वगैरह करके थोड़ी तेज करी अपनी वॉइस। तो वॉइस क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वीडियो क्रिएशन में आ रहे हैं। दूसरा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, कंसिस्टेंसी, कि आप वो, अगर आप हर रोज डाल रहे हो तो हर रोज ही डालो, अगर आप ऑल्टरनेट डाल रहे हो तो वो डालो ही, मिस नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो ये 3 फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेंगे किसी को भी। आपको पता है इंटरनेट में लोग कैसे होते हैं, ठीक है, हम्म। मेजॉरिटी तो अच्छे ही हैं, बट हाँ 10-12% जो होते हैं ना, कुछ जो शायद खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है, तो फ्रस्ट्रेशन पूरा निकालते हैं किसी कंटेंट क्रिएटर पे। जो एक दो लोग हेट कमेंट पढ़ते हैं वो डर जाते हैं बहुत। जैसे एक दो बार मुझे पहले जब मैं हेट कमेंट पढ़ता था मुझे चुभता था इधर, और बहुत बुरा लगता था मुझे कि पूरा दिन खराब हो गया मेरा, कि उसने क्यों ऐसे लिखा है। और मैंने देखा है तो कोई 16, 17, 18 साल का बच्चा है, ऑब्वियसली वो बच्चा है, उसको खुद ही दुनिया भी देख रहा है। तो बहुत लोगों से हेट कमेंट्स, हाउ डू यू हैंडल हेट कमेंट्स, हाउ डू यू हैंडल दिस? क्या आपको सबसे पहले, हैव यू गॉट हेट कमेंट्स, कभी आपको मिला है? बहुत बार सर। और स्टार्टिंग में तो मैं इतनी प्रॉब्लम होती थी, मैं एकदम से ऐसे सहम सी जाती थी कि और इसने मुझे क्यों कर दिया यार, ये कैसे बोल दिया। वो यहाँ पे एक अंदर से फीलिंग, जलन की फीलिंग होती है ना कि क्या हो रहा है, मतलब आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट। करेक्ट। जैसे 30 सेकंड की वीडियो होती है, उसमें कई बार हम पूरी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो लोग वहां पर लिखने लग जाते हैं, तुम्हें ये भी पता है, तुम बनाने से पहले बस बना ही देते हो, ये भी नहीं पता है। तो पूरा ज्ञान बांटने लग जाते हैं, तो वहां पर हम किस किस को एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या बोलेंगे। राइट, तो ये सर अभी भी होता है एक्चुअली, अभी भी मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे सीखना पड़ेगा इग्नोर करना। आप कैसे हैंडल करते हो? या मुझे तो मतलब वो ये लोग कुछ भी पकड़ लेते हैं। एक मीम डाला था, मतलब हाउ डू पीपल रिएक्ट, साधु के फेस में वो अदिता की फोटो थी, तो वो बंदा पहुंच गया कि तुम रिलीजन का मजाक उड़ा रहे हो। मैं कि भाई रिलीजन क्या, मतलब क्या रिलीजन कहाँ जोड़ दिया वही बात में, तो इट डिडंट इवन स्ट्राइक मी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब मैं यूट्यूब में ज़्यादा वीडियो कंटेंट बनाता हूँ, तो यूट्यूब वीडियो बनाई, अब 7 मिनट की वीडियो में तुम क्या क्या बता दोगे, मैं उसको CFA की डिग्री थोड़ी करा सकता हूँ, बट विद टाइम। बट व्हाट वुड यू एडवाइस टू अ बिगिनर? क्योंकि जो बिगिनर होता है ना, जो मुझे पास बहुत लोग आते हैं, तो मैं तुमको यही बोलता हूँ कि इग्नोर कर, वो कर, बट तभी भी आपको पता है वो दोबारा कमेंट दिमाग में रहता है एक दिन तक। तो व्हाट वुड यू एडवाइस? जैसे अब तो मेरी एडवाइस ये रहती है कि बस अपने में अगर बिलीफ है, अपने गोल सामने रखो, एंड गोल से जो मीट हो रहा है वो ठीक है। बट व्हाट वुड यू एडवाइस अ बिगिनर जो बिल्कुल समझता नहीं, वो डीमोटिवेट हो जाके बंद ही कर देता है? ये तो अच्छा है ना कि आपके पे एंगेजमेंट आ रही है, तो थिंक इन दैट वे कि भले ही नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, एंगेजमेंट आनी चाहिए आपके कमेंट सेक्शन में। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 2 ही लोग कमेंट कर रहे हैं, अगर तीसरा नेगेटिव भी कर रहा है तो करने दो उसे। स्टार्टिंग में क्या, ये तो हमेशा आता है। मैं एक मैम जिनको मैं अपना गुरु टाइप मानती हूँ, उनके लिए भी मैंने बहुत नेगेटिव कमेंट देखे हैं अभी रिसेंटली, कि वो बस अपना कोर्स ही बेचती रहती है, ये वो। तो इतने बड़े लोगों को जब निगेटिव कमेंट कर देते हैं लोग, तो मैं क्या चीज हूँ। तो आप बस ये थोड़ा बहुत देखा करो कि अगर सिर्फ आपको ही तो नहीं आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं। मैंने ये देखा है, ऑब्जर्व किया है कि सबको ही आते हैं, तो स्पैम तो ये तो चलता रहेगा। थिंक इट दैट वे कि आपकी एंगेजमेंट बढ़ रही है, और थोड़ा सा दिमाग पे मत लो, है ना। दिस इज हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग, यू राइट, क्योंकि अगर एक बड़े प्लेयर को भी आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो लोग राकेश झुंझुनवाला सर को भी बोलते हैं, मतलब वो राकेश झुंझुनवाला सर मतलब कहाँ है यार, तो तुम कैसे बोल सकते हो? तो यू राइट, ये तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई लाइक इट, अच्छा था। अब सोशल मीडिया पे अब अगर कोई एक्चुअली इसमें इन्फ्लुएंसर पूरा बनना चाहता है, वो फाइनेंस में आना चाहता है, तो डू यू थिंक यू शुड स्टार्ट विद द टीम? मतलब हाउ डू यू ऑपरेट राइट नाउ? आपकी टीम है जो आपकी हेल्प करती है, आप कंटेंट कैसे लिखते हो, क्या सोचते हो? टेक मी थ्रू दैट, मतलब टेक मी थ्रू योर डे, आप एक दिन में क्या क्या करते हो? टीम सोशल मीडिया के लिए तो मेरी एक भी नहीं है, मैं ही हूँ जो भी करता धरता। और सारा अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो, यस, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप अकेले ही करो, आराम से कर सकते हो। मैं तो फोन भी बहुत नॉर्मल वाला यूज करती थी जब मैंने स्टार्ट किया था सर, और मैं फिल्टर वगैरह यूज कर लेती थी, मेकअप भी नहीं करती थी मैं स्टार्टिंग में। तो ये सब चीजें बहुत बाद में मेरे को समझ में आई कि चलो फोन की क्वालिटी इंप्रूव यार कर लेते हैं, मेकअप का तो वॉइस की बहुत, क्वालिटी क्योंकि इंप्रूव। एज एन मुझे तो मेकअप करता नहीं हूँ, लड़के तो करते हैं, तो मुझे लाइक मैं तो बाल बाल ठीक किया, ये क्या स्टार्ट हो गया, बट ये मेकअप तो मतलब
हाँ, तो मेकअप में तो बहुत टाइम लग जाता होगा, मतलब एज इन अगर हर वीडियो के पहले आप मेकअप पहले ठीक कर रहे हो। ठीक कमेंट्स आते थे कि मेरे लुक्स को लेके बहुत कमेंट आते थे सर, स्पेशली आईज को, क्योंकि आईज थोड़ी सी डिफरेंट लगती है मेरी दोनों, थोड़ी सी लिटिल बिट, है ना। तो स्टार्टिंग में बहुत कमेंट्स आते थे, बहुत ज्यादा। वॉइस को बोलते थे कि चुभती है वॉइस, चिल्ला क्यों रही है। तो ऐसे कमेंट्स ये आते इतना थे, सिक ये लगता है ना मुझे, जो लोग बॉडी शेम और इन सब चीज़ों में जो कमेंट्स। बोलने लग जाते हैं। तो मैं फिल्टर यूज करती थी, मैं मेकअप नहीं यूज करती थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जब वो टिकटॉक बंद हो गया तो आई थॉट कि अब कुछ और करना पड़ेगा, तो मैं जीरो पे थी, तो मैंने कहा कि अब स्टार्ट ढंग से करना पड़ेगा। तो जो 2 महीने में मैंने 3 लाख करे थे वो बस रैंडमली किए थे, कि मैं उठती थी, मुझे कोई टॉपिक कमेंट मिलता था, कमेंट का मैं आंसर ढूंढती थी, मैं वीडियो बना के पोस्ट कर देती थी। और जब आप टिकटॉक में मैंने बनाए थे, आपका बिजनेस चल रहा था साइड बाय साइड? हाँ, मैंने पर्पस ही मेरा ये था कि मेरे मेरे पास आईटीआर जीएसटी या जो मैं सर्विसेज दे रही हूँ उनके क्लाइंट्स आ सके। तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी सर वो भी आईटीआर के बारे में ही थी, सेकंड भी जीएसटी, और फिर एमएसएमई के पैकेज बांटे थे उस टाइम पर, 2020 मई में मैंने स्टार्ट किया था ये। तो एमएसएमई के सरकार ने पैकेजेस बांटे थे, तो मैं उनको एक्सप्लेन करके वीडियोस डालने लग गई थी कि सरकार ने क्या दिया है, किसको दिया है, एमएसएमई क्या होता है। तो वो पूरा एक सीरीज चला था मेरा, जो स्पेशली मैंने उसको ही एक्सप्लेन किया था, जीएसटी, आईटीआर, फिर प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटर में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड थी। तो मुझे कॉल्स भी आने लग गई थी, तो मेरा अच्छा खासा बिजनेस वहां से चल लिया था। तो मैं एक्चुअली में कंटेंट क्रिएटर कभी बनना ही नहीं चाहती थी, मुझे पता भी नहीं था इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है, और मुझे पता भी नहीं, आज भी नहीं पता है मुझे कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ या सिर्फ कंटेंट क्रिएटर हूँ, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो मेरा बस सोल पर्पस था कि मुझे अपना बिजनेस प्रमोट करना है और पैसा कमाना है। मैं मनी माइंडेड थी हमेशा से, क्योंकि मुझे हमेशा बोला गया था कि घर का काम करेगी, ये वो जो भी है, पैसा पति कमाएगा। बट मुझे था नहीं, मुझे अपना खुद का कमाना है, तो मुझे पैसा कमाना था, मुझे पता था पैसे से ही सब कुछ होगा। तो इसीलिए मैंने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया की मदद ली थी, वहां से स्टार्ट किया था। और वहां से मैंने बिना मेकअप, बिना फोन, नॉर्मल सा फोन था मेरा। तो जनरली हम जो सोचते हैं ना कि हमारे पास इक्विपमेंट होनी चाहिए, पॉडकास्ट वाला माइक होना चाहिए, सही से लाइटिंग होनी चाहिए, वो आज भी नहीं करती हूँ मैं, आज भी सिंपल एक फोन से ही करती हूँ। इन शॉर्ट नाम की एप्लीकेशन है, उससे वीडियो एडिट करती हूँ, खुद ही स्क्रिप्ट लिखती हूँ, दैट्स इट। ज्यादा इसको कॉम्प्लीमेट करूंगी तो मेरे से होगा ही नहीं, क्योंकि कई सारी चीजें मैनेज करनी होती है। मैं किसी को वीडियो भेजूंगी, वो एडिट करके भेजेगा, कोई मुझे स्क्रिप्ट भेजेगा, टॉपिक भेजेगा, तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो वो फन नहीं आएगा, फिर मेरे पास मजा नहीं आएगा मुझे काम करते हुए। मजा मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं खुद टॉपिक चूज कर रही हूँ, मैं खुद ही सब कुछ कर रही हूँ, मेरे तो हाथ मतलब में रात को बैठ के आप टॉपिक डिसाइड करते हो और सुबह सारी फिर शूट करते हो, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है आपका पूरे दिन का? नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, जैसे 7 बजे डालनी है तो मैं 5 बजे शुरू करूंगी सर्च करना टॉपिक, तो 5 से 7 के बीच में मैं पूरा शूट वगैरह करके पोस्ट कर देती हूँ। अब तो ये चल रहा है सर लॉकडाउन में, लेकिन लॉकडाउन से पहले जब मैं ऑफिस वगैरह जाती थी तो लंच टाइम में मैं टॉपिक वगैरह सर्च करती थी और वीडियो बना के फिर शाम को पोस्ट करती थी। नहीं, यू राइट, क्योंकि कोई फिक्स थंब रूल सक्सेस तो वैसे भी कुछ नहीं है कि ये करोगे तभी मैथ्स फॉर्मूला तो है नहीं। एंड हाँ, क्योंकि आई ऑल्सो बिलीव कि क्वालिटी कम सेकंड, मतलब कंसिस्टेंसी कम्स फर्स्ट। कंसिस्टेंट रहोगे तो क्वालिटी विद टाइम खुद ही माइक वाइक सब खुद ही आ जाता है, मतलब ये हम आई ऑल्सो तो खुद ही विद टाइम आ ही जाता है, सब इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग स्टार्ट ही नहीं करते हैं ना। वो प्लानिंग करते रहते हैं कि हाँ ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, बट एक्शन नहीं हो सर पा मैं रहा है। इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ सर, मैंने आपका सिर्फ टैग किया था किसी ने मुझे, इसलिए पेज देख लिया है। मैं हम्म। खुद जिस प्लेटफॉर्म में मैं एक्टिव हूँ उस प्लेटफॉर्म को मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम बचाना है तो बेटर है कि तुम किसी और प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करो, किसी और प्लेटफॉर्म पे देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं उसी को चलाऊंगी जिसपे मैं एक्टिव हूँ, तो मुझे शायद मेरी यूनिकनेस खो जाएगी सर। मुझे लगा कोई बेटर कर रहा है मेरे से, मैं देखूंगी वो बेटर क्यों कर रहा है, फिर मैं उसकी तरफ आने लग जाऊंगी, तो वो यूनिकनेस कहीं खो जाएगी। तो एक ये भी फॉर्मूला है अपना टाइम बचाने का। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद डू यू। यू डू यू स्क्रॉल इंस्टाग्राम? यार नहीं, इंस्टाग्राम शॉर्ट और रील्स हमेशा मैं हमेशा दूर रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार रील में अगर बैठ गए तो 2 घंटे गए। मतलब ऑब्वियसली द एल्गोरिथम इज डिजाइन इन सच ए वे कि तुम रहो, तो मैं जितना अवॉइड हो सकता अवॉइड ही करता हूँ। बट और मार्केट आज में तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता, स्टॉक मार्केट पूरा टाइम ऑन रहता है, तो मार्केट आज में तो वैसे भी नहीं है। और शाम को तो कोई रिकॉर्डिंग होगी या कोई ट्रेनिंग होगी, किसी को चलता ही रहता है। मैंने बहुत देखा, जैसे कभी कभी मुझे भी ऐसा स्टार्टिंग बहुत हिट होता था। अब सोशल मीडिया में जो भी आता है ना, सबसे पहले आपने बताया टीम की जरूरत नहीं है, स्टार्ट करो विद टाइम हो जाता है, बट स्टार्ट जरूरी है। सेकेंड, कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब जैसे आई टेल यू वन थिंग, ये कहाँ था, तो जो मेरी जो स्टॉक थी, जो स्टॉक में मैं नीचे में कमेंट देख रहा था, तो किसी का हेट कमेंट था, भाई ये कौन है, ये कौन है, आपको तो पता है हेट कमेंट कैसे होते हैं। एंड इट वाज नॉट क्रिटिकल कि टॉपिक पे, उसको बस वो पर्सनल अटैक था। तो मैंने देखा है बंदा कौन है, वो बंदा खुद यूट्यूबर था और उसके 4-5 हज़ार फॉलोअर, तो खुद यूट्यूबर है वो।
और वो एक यूट्यूबर तो हम अज्यूमिंग समझते हैं कि हेट कमेंट्स चुपते हैं, क्योंकि जो कंटेंट नहीं बनाते उनको नहीं पता ना कि दे कांट इवन इमेजिन कि एक कमेंट इतना बुरा लग सकता है किसी को, बट जो है वो लिखता है। और मैं देखा कि लोग ना अपने कंपटीशन से बहुत इरिटेट होते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और स्टॉक मार्केट में कंपटीशन भर के आ रहा है। सो हाउ डू यू डील विद कंपटीशन? क्या आपको भी फील होता है कि यार इसका अच्छा कंटेंट है, इसका बेटर है, ये वो है, तो डू यू कम इन दैट कंपटीशन? और अगर आप आते हो नहीं आते हो, हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे कोई और नहीं दिखा था जो टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो। टैक्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में बहुत लोग दे रहे थे, और कोई ये नहीं बता रहा था कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो जो सर्विसेज मैं दे रही थी या जो कंटेंट मैं दे रही थी, मुझे लगता था कि कोई और नहीं दे रहा, और एक्चुअली मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही रील थोड़ा सा फेमस हुआ, तो मेरी वीडियोस वगैरह ट्रेंड करी, तो काफी लोग मैंने देखे कि जो सेम मेरा टाइप का कंटेंट बना रहे हैं। तो मुझे उन लोगों से थोड़ी सी दिक्कत होने लगी, वहां से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी। मुझे कॉम्पिटिटर्स का मुझे कभी नोटिस ही नहीं किया मैंने कि कौन मेरे जैसा या कौन अलग बना रहा है, बट जो मेरे ही टॉपिक से बना रहा है, मुझे उनसे थोड़ा सा इशू होने लगा था स्टार्टिंग आई में। रिमेंबर आई सॉ योर स्टोरी ऑल्सो कि एक हाँ, बंदा आपको पूरा कॉपी कर रहा है और आपने उसको रीच आउट भी किया था, उसमें आपने हाँ। पूरा बनाया था, बट इसमें आप इंस्टाग्राम को कंप्लेन करोगे तो डजंट एनीथिंग हैपन इस सिचुएशन में? नहीं, उन्होंने बोला मेल कर दो, रिपोर्ट कर दो। रिपोर्ट वगैरह किया, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इवन उसकी रीच भी कम नहीं हुई। कम से कम रीच तो थोड़ी दिन के लिए कम हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हम सब ने रिपोर्ट वगैरह किया था, बट ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने ही थोड़ा सा एडजस्ट करना सीख लिया कि ये तो सिर्फ एक है जो मुझे नजर आ गया है, हो सकता है कोई और भी हो। क्योंकि मैं खुद इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी इतना, काफी लोगों ने टैग किया तो मुझे पता लग गया। जब मुझे लोग टैग करते हैं, मुझे काफी इन्फॉर्मेशन तब पता लगती है। तो सर, मेरा तो कंपटीशन से डील करने का यही फॉर्मूला है कि थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अगर तुम बहुत स्ट्रांग हो कि तुम कंपटीशन को बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हो कि कोई कर रहा है, जो भी कर रहा है करने दो, मैं उनसे सीख लूंगा, तो अच्छा है, तुम ऑब्जर्व करो। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ सर, मेरा माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं नहीं देखती हूँ कंपटीशन वगैरह को। नहीं, मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करती हूँ। मैं बाकी प्लेटफॉर्म को कर लूंगी, न्यूज एप्लीकेशन है हमारे पास, यूट्यूब है, पॉडकास्ट है, ये सब मैं कर लूंगी, बट मैं इंस्टाग्राम को नहीं करूंगी। मेरा तो यही अभी फॉर्मूला है। आई डोंट नो सर ये कब तक चलेगा, बट मुझे एक ये भी फील होता है कि शायद नेटवर्किंग में थोड़ा पीछे रह जाऊंगी मैं इस तरीके से, क्योंकि सभी कंटेंट क्रिएटर्स नेटवर्क बना के रहते हैं, फ्रेंड्स बना के रहते हैं, तो शायद मैं इसमें पीछे रह जाऊंगी। बट कुछ ना, तो एक तो चूज करना पड़ेगा, या तो मेंटल पीस चूज करो या फिर नेटवर्किंग चूज करो। तो मैंने पीस को चूज किया है। तो दो चीज़ें, सबसे पहला आप कंपटीशन देखते नहीं हो, दूसरा अगर नेहा को आपको रीच आउट करना है तो प्लीज़ टैग कर देना, वरना वो इंस्टाग्राम नहीं खोलती है, तो टैग कर देना, वरना इंस्टाग्राम नहीं खोलेंगे। बट कॉम्पिटिशन में मैं तो बड़ा इंस्पायर जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे योर वीडियोज लाइक रियली इंस्पायर मी। एक बताओ, आई लव द फैक्ट कि योर वीडियोज हैव सच अ फनी एलिमेंट इन देम, ठीक है, बहुत फनी वो होता है। जैसे एक गाने वाली एलॉन मस्क वाली बहुत सही थी, आई लव्ड इट। फिर एक वो थी उसमें वो ट्रेंड था ना जिसमें से पीछे गिरते हैं, आई डोंट नो व्हाट दैट ट्रेंड क्या बोलते अच्छा, हैं, अच्छा, ठीक है, हाँ, उसमें हाँ, आपका था कि डजंट योर हस्बैंड स्टॉप यू फ्रॉम वर्किंग, तो आपका था कि नो ही इज नॉट चाइनीज गवर्नमेंट, मतलब इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो मैं तो बहुत हंसा था उसको देख के। अब आई आल्सो वांट टू नो कि इंस्टाग्राम पे या किसी भी कंटेंट क्रिएटर को डज ही नीड टू बी फनी? मतलब आप ऑलरेडी फनी हो, या फिर आप फनी मतलब थोड़ा इंटेंट करते हो थोड़ा फनी बने। और जो बंदा स्टार्ट कर रहा है, स्पेशली इन लाइन ऑफ स्टॉक मार्केट, मैं तो बिल्कुल भी फनी नहीं हूँ, मैं तो कन्विंस हूँ मैं बिल्कुल फनी हूँ, मेरी बीवी तो कन्विंस है मैं बिल्कुल भी फनी नहीं हूँ, ठीक है। तो व्हाट डू यू डू? मतलब उस बंदे को फनी होना ज़रूरी है या फिर यू थिंक ज़रूरी नहीं है? व्हाट्स योर टेक? सर, फनी तो मैं भी बिल्कुल नहीं हूँ। बहुत बोरिंग हूँ मैं, और बहुत कम बात करती हूँ मैं। बट तो कंटेंट तो जो आपका मैं बहुत ही सही है, बहुत ही फनी है, मुझे तो बहुत फनी लगता है। तो सर, मुझे क्या लगता है कि कुछ टाइम पहले मैं भी नॉर्मल वीडियोस बनाती थी जिसमें नॉलेज देते थे, बट अब वो टाइम चला गया है नॉर्मल वीडियोस वाला। अब तुम्हें कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना पड़ेगा कंटेंट व्यूअर्स को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि व्यूअर्स क्या कर रहे हैं, डांस की वीडियोस देख रहे हैं, फिर म्यूजिक की देख रहे हैं, फिर कॉमेडी की देख रहे हैं, तो आपकी क्यों देखेंगे? सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं देखेंगे, उन्हें कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। इंस्टाग्राम क्यों चला रहे हैं सर लोग? क्योंकि एंटरटेनमेंट चाहिए। यूट्यूब पे तुम फुल ऑन नॉलेज दे दो, लेकिन इंस्टाग्राम पे आई थिंक कि हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनना पड़ेगा। मैंने क्योंकि ये खुद फील किया है, मैं कितनी अच्छी बड़ी से बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दूं, मुझे लगता है ये वीडियो तो कमाल कर देगी, उस वीडियो पे हार्डली 100-150 कमेंट आते हैं। ये नया मेरे साथ हर रोज होता है, मैं हमेशा चलता हूँ ये कंटेंट ये ना इन्वेस्टर को ऐसे हेल्प करेगा वो, और फिर वो वीडियो चलती नहीं है। और कुछ वीडियो फनी होती है, वो
ऐसे कहीं चल जाती है। जाती है। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एक्चुअली म्यूजिक पे बनाना। तो मुझे लगता है कि क्या नॉलेज दे रही हूँ मैं, क्या वैल्यू दे रही हूँ। लेकिन उल्टा होता है, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है म्यूजिक वाली वीडियोस में, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि चलो कमेंट पढ़ के मैं खुश हो जाती हूँ। क्योंकि बट मुझे खुद से मजा आता है बोलने वाली वीडियोस, जिससे मैं बोल के कुछ बता रही हूँ, मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है, वैल्यू एडेड की है। लेकिन वहां पर इतना इंटरेक्शन नहीं आता है, तो जहाँ ऑडियंस बुला रही है वहां जाना पड़ता है। सही है, इसका नोट मैं भी रख रहा हूँ, मैं भी अपने इसका नोट तो मैंने भी पर्सनल लेवल पे ले लिया है। अब जैसे ना एक और चीज़, अब जैसे ये मैं बहुत लोगों से बात की और फील करता हूँ, मुझे फील करता है आई थिंक कुछ टाइम ना डिफिकल्ट हो जाता है कि फ्रॉम योर पर्सनैलिटी टू योर ब्रांड, इफ आई कैन कॉल ब्रांड, जैसे अब आई वुड से नेहा नागर एक तरह से ब्रांड भी है, ठीक है। तो एज इन जो शायद नेहा पर्सनली मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा, शायद नेहा को अगर म्यूजिक वाली वीडियो के लिए शायद होता है उसको अच्छा लगेगा उसको, क्योंकि जब भी हमको सोचना तो सबसे पहले आप सोचोगे कि आपके फ्रेंड्स देख के क्या बोलेंगे, आपके सबसे क्लोज जैसे आपकी जेठानी, आपके मम्मी पापा देख के वीडियो कैसे रिएक्ट करेंगे, और बहुत बार हम बोलते रहे यार नहीं थोड़ा खराब रिएक्शन हम रुक जाएंगे, बट वो फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अमेजिंग, लाइक यू टोल्ड कि लोगों को एक्चुअली देखना अच्छा है। तो इसमें हाउ डू यू डिफरेंशिएट, या आपको ये बैटल हुआ, जैसे बहुत मैंने देखा लोगों को बैटल होता है, they are not able to differentiate between their personal life and the brand they are trying to create. What do you think? What's your thing? क्या आपको ऐसे कोई डिफिकल्टी फेस हुआ? सब मैंने कभी सोचा नहीं है एक्चुअली कि मैं ब्रांड हूँ या मैं इन्फ्लुएंसर हूँ या मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, ना मैंने कभी ऐसा डिफरेंशिएट किया है कि मैं अलग हूँ और मेरा जो शो कर रही हूँ मैं वो अलग हूँ। मेरा जो स्टार्टिंग से पर्पस था वो था कि मेरे लिए मार्केटिंग होनी चाहिए मेरे बिजनेस की। फिर क्या हुआ कि फिर कमेंट्स आने लगे तो लोगों के आंसर होने चाहिए। फिर धीरे धीरे लोगों को मेरे में इंटरेस्ट आने लगा। तो पहले मैं खुद की पिक्चर्स वगैरह भी पोस्ट नहीं करती थी, फिर मैंने स्टार्ट कर दी वो सब पोस्ट करना, तो लोगों को मेरे में इंटरेस्ट आने लगा। तो मुझे वहां फील हुआ कि अब मैं भी कुछ हूँ, मैं सिर्फ वो नहीं हूँ कि जो नॉलेज दे रही है, नॉलेज के लिए लोग आ रहे हैं। अब सिर्फ लोग नॉलेज के लिए नहीं आ रहे, अब लोग ये भी सुनने आ रहे हैं कि नेहा नागर अब क्या कह रही है। तो ये मुझे अब कुछ दिन से फील हो रहा है एक्चुअली में। तो मैं अब एक्चुअली मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाती हूँ, मैं जो हूँ मैं वही, मैं तो फिर नहीं हाउ डू बना यू गेट आउट ऑफ योर पाती। कंफर्ट जोन? अब जैसे अभी म्यूजिकली आपने बोला कि मेरे कंफर्ट में नहीं है, तो हाउ डू यू फिर गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू मेक वीडियोस की मैं ये बनाऊंगी? सर मुझे जो करना होता है ना वो मैं कर लेती हूँ, फिर चाहे मेरे हस्बैंड को वो देख के बुरा लगे या मेरे सास को या मेरे मम्मी पापा को, वो मैं करके फिर पछताती हूँ मैं कभी ऐसा हमेशा। हुआ है, कभी ऐसा हुआ है? जैसे हम घूमने गए थे सिंगापुर और बाली वगैरह, तो मैंने पिक्चर्स वगैरह पोस्ट कर दी थी। तो वो मेरी लॉस ने भी देखी थी पिक्चर्स वगैरह, तो मैं पोस्ट कर देती हूँ, मेरा खुला मन करता है मैं पोस्ट कर दूंगी। और फिर जब बाद में मेरे को लगता है यार नहीं करनी थी ये, बट मैं फिर डिलीट नहीं करती हूँ। तो मेरे साथ ये वाली सिचुएशन रहती है हमेशा। मेरे हस्बैंड भी बाद में बोलते हैं कि ये तूने कर दिया है, ये क्या ये किया है। मैं फिर भी हाँ ठीक है। आई एम लाइक दैट वे कि मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ, जो मन में आया एकदम से कर दिया। जैसे चाइनीज वाली जो आपने वीडियो का बताया ना, तो उसपे बहुत ज्यादा कमेंट आए थे कि ये ओवर स्मार्ट बन रही है, बीजेपी की जगह चाइनीज गवर्नमेंट लिख रही है ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में। ओ गॉड, वहाँ पॉलिटिकल डिबेट स्टार्ट हो गया? हाँ, तो ऐसे लोग लिख रहे थे कि ये कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रही है, बीजेपी की जगह उसने चाइनीज लिख दिया है। तो और कुछ लोग लिखने लगे कि चाइनीज से ज्यादा तो बीजेपी है। और पेट्रोल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, इस पे मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी। तो उस पे कि ये तो बीजेपी वाली निकली यार, इसको अनफॉलो मारो। और उससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, वो तो मैंने डिलीट कर दी थी एक्चुअली सर। वो थी, मैं गई थी वहां पर अहमदाबाद, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो मैंने एक वो चल रहा था, ट्रेंड चल रहा था कि यूएस में ये बोलते हैं और इंडिया में ये बोलते हैं, ये वो वाला ट्रेंड अगर आपको याद हो तो। हाँ हाँ तो मैंने हाँ। उसमें पोस्ट किया था कि बाकी लोग प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, जो भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है या फिर कहीं कोई पिरामिड है जो भी है। तो मैंने ऐसे लिखा था कि दे फील प्राउड, और इंडिया में बोलते हैं पैसा बर्बाद कर दिया। तो उसको इतना नेगेटिव फीडबैक आया था उस पे कि लोग गालियां लिखने लग गए थे कि इसको अनफॉलो मारो, ये तो बीजेपी वाली निकली ये वो। जबकि मुझे सच में नहीं पता है कि क्या बीजेपी है क्या कांग्रेस है, बस कमेंट से पढ़ के लगता है कि कितने लोग भड़के हुए हैं। तो मैंने तो वो तो आई थिंक 1 घंटे में मैंने डिलीट कर दी थी, इतने कमेंट आ गए थे उस वीडियो पे। तो वो पहली वीडियो थी जो मैंने पोस्ट करने के बाद डिलीट की, उसके बाद तो मैंने कभी नहीं की। पेट्रोल वाले पे भी इतने नेगेटिव कमेंट आए थे, मैंने कहा नहीं अब नहीं करने वाली मैं। ये तो बताइए, मेरे साथ भी फील हुआ क्योंकि मैंने एक वीडियो दी शारिया कंप्लाइंट फंड्स, तो एक इस्लाम लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग होता है ना, उसमें हर कंपनी में यू कांट इन्वेस्ट, ठीक है। जैसे जो कंपनी वेपन्स बना रही है, जो पोर्नोग्राफी में है, जो कंपनी ड्रग्स में, उनमें इन्वेस्टिंग करते हैं। तो मैंने इसमें वीडियो दी शारिया कंप्लाइंट फंड्स कि कैसे इस्लाम लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग को बना के करते हैं। उसमें तो मैंने वीडियो डाली तो मुझे तो एंटी नेशनल बोल दिया, पता नहीं किस किस लेवल पे मुझे ले गए। और फिर
ऑब्वियसली मुझे, मैं तो कमेंट्स पढ़ता ही तो मुझे तो ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, बट मेरे पेरेंट्स को बहुत हिट हुआ, उनको लगा हर्षा तू क्या कर रहे हैं, तो आई एक्सप्लेन कि पापा तो इन्वेस्टिंग की बात है, मैं तो कुछ बोला ही नहीं कुछ, मैं तो आई एम नॉट इवन टॉकिंग, मैं तो बस इन्वेस्टिंग का स्टाइल है, जिसको सीखना हो सीखेगा, जिसको नहीं सीखना ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स बहुत हिट होते हैं कमेंट्स में। तो व्हाट मतलब आई एम श्योर जब आपके हस्बैंड भी कमेंट्स स्टार्टिंग में एटलीस्ट जब होता होगा, या पेरेंट्स ने कमेंट्स खोया और ये सब है, तो फिर उनको क्या फील होता है, मतलब डू दे कम टू यू लेकिन हाय क्या हो रहा है, उनको ऐसा कुछ कभी ऐसा कंसर्न फील होता है, कभी ऐसा हुआ है? मेरी फैमिली ये जरूर पूछते है कि तेरी वीडियो से किसी को फायदा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो फालतू बकवास करती रहती है। तो वो ये लोग ये हमेशा पूछते रहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब फैमिली वाले ना कभी तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि इसमें ये बोल दिया है। ज्यादा वीडियोस तो देखते भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं है मैं कैसी वीडियोस डाल रही हूँ, बस ये बोलते हैं कि तेरी वीडियोस क्या कर रही है, क्या क्या किसी की हेल्प कर रही है, ऐसी बनाया कर ऐसी बनाया कर। मैंने कहा मेरी देख तो लो कि मैं कैसी बना रही हूँ, तभी मुझे गाइड कर लेना। तो ये वाला सिचुएशन मेरे साथ बहुत ज्यादा रहता है कि कभी अप्रिशिएट नहीं करते मेरी फैमिली वाले। तो और किसी ने खराब कमेंट पढ़ लिया कि वो आपके पापा ने बोला नेहा क्या कमेंट्स आ रहे हैं, देखो लोग क्या बोल रहे हैं, तुम क्या कंटेंट बना रही हो, फिर कभी ऐसा हुआ है? देखो मेरे जो मम्मी पापा है उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं है मेरी वीडियोस वगैरह। सीरियसली? हाँ, कभी उन्हें पता भी नहीं है। उन्हें बस ये पता है कि मैं ऑनलाइन कुछ काम करती हूँ, वहां से मेरी इनकम आती है। इवन इन लॉज को किसी ने रिलेटिव ने दिखा दिया था, इस वजह से उन्हें एक दो वीडियोस का पता है, बट उन्हें ये भी नहीं पता है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ या क्या करती हूँ। उन्हें बस ये पता है कि मैं ऑनलाइन कुछ कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ बच्चों को। एंड बट मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने कमेंट पढ़ लिए थे, तो लोगों ने उल्टा सीधा लिखा हुआ था, तो वो देख के हंस रहे थे, और फिर मेरी जो नंद है उसको बोलने लग गए थे कि देखो ये क्या कर रहे हैं कुछ भी। तो नंद ने मुझे बताया, मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी, सुन लिया करो, मैं मेरे को भी आदत है। तो ऐसे लोग करते हैं कि आपको कंपेयर करेंगे आपसे और किसी और से, मतलब तुम अच्छा कर रहे हो तो उन्हें थोड़ी चिड़न सी होने लगती है सभी को। तो वो फिर क्या रीजन ढूंढेंगे, कमेंट ढूंढने लग जाएंगे, कोई गंदा सा कमेंट, तो वो दिखाने लग जाएंगे फिर फैमिली को डिमोटिवेट करने के लिए। तो ये तो होता रहता है। ये मैंने भी नोटिस किया, जो आपका एकदम क्लोज नेट सर्कल है वो तो आपके लिए कंसर्न रहेंगे कि यार तू ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट जो सेकंड सर्कल आउटर आता है ना, हाँ। वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, जो मैंने भी नोटिस किया है कि अगर कोई वीडियो अच्छा करे ना तो दे गेट इरिटेटेड, और उनके पास जो फीडबैक होता है इट्स नॉट इवन क्रिटिकल, वो होता है कि यार ये क्या है, ये देखो कमेंट में क्या है, ये थोड़ी होता है वो होता है। तो आपको से कुछ फर्क पड़ता है? जैसे आई तो ऑनेस्टली मैं तो सोचता भी नहीं हूँ, बट डू यू थिंक इट मैटर्स टू यू? मुझे सच में फैमिली का कुछ फर्क नहीं पड़ता, बचपन से आदत पड़ गई है। अच्छा, बचपन से ही मुझे तो पहले ना कि मुझे ये करना है वो करना है। हर चीज अगेंस्ट में किया है मैंने, मतलब पहले तो हर चीज के लिए मुझे मना ही किया गया, हर चीज के हाँ। लिए। साइकिल लेनी है, ट्यूशन जाना है, कौन से स्कूल में पढ़ना है, हर चीज के लिए ना रही है हमेशा पहले तो ये तो मुझे आदत पड़ गई है सर। लेकिन मैं फिर भी इतनी स्ट्रांग अभी तक बन नहीं पाई हूँ कि मैं एकदम बिल्कुल ही लाइटली ले लूं। तो मुझे चीजें अफेक्ट करती है, एक दो घंटे करती है, लेकिन फिर मैं भूल जाती हूँ। तो मैं भूलने वाली चीज को ज्यादा दिमाग में रखती हूँ ताकि मैं भूल जाऊं। मेरे को मतलब नॉर्मल नहीं हो पाती हूँ, भूल जाती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ। डोंट यू थिंक जो एक फीलिंग आती है जब एक कमेंट आता है कि सर आपने मेरी हेल्प कर दी, मैम आपने यार मेरी, तो हाउ बिकॉज जब वो फीलिंग मुझे कमेंट एक बार पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में 50 और आइडिया आते हैं कि आप और बेटर करेंगे, ये करेंगे, क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। हाउ डज दैट गुड कमेंट अफेक्ट यू? सर मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि पहले तो मैं बिजनेस आइडियाज भी शेयर करती थी कि आप ई कॉमर्स बिजनेस कर लोगे ये, और एक्चुअली में लोगों ने किए थे स्टार्ट। तो मैंने अपने लिंक्स वगैरह दिए हुए थे, तो उनसे मुझे पता लगता है कितने लोगों ने मेरे थ्रू स्टार्ट किया है। तो उनका फिर मेल अभी भी आता है कि मैंने आपकी वजह से इतना प्रॉफिट कमाया, जबकि मैंने तो कोई टिप दी भी नहीं है। मैं तो नॉर्मल किसी कंपनी के बारे में बता रही हूँ, तब भी लोग करते हैं तो थोड़ी सी खुशी मुझे होती है। फिर रिवर्स भी होता है सर, बिटकॉइन बिल्कुल क्रैश कर गया था, मैंने कभी बिटकॉइन के बारे में ये भी नहीं बोला कि तुम खरीद लो, मैं तो सिर्फ न्यूज देती थी कि ये न्यूज हो गई है, जैसे ईरान में है सर अभी माइनिंग हो रही है, तो मैंने ये सिर्फ न्यूज दी है कि माइनिंग हो रही है वहां पर, इस लेवल पे हो रही है कि वो हर साल 1 बिलियन कमा रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि आप माइनिंग कर लो या बिटकॉइन अच्छा है। तो लोग उसको अपनी तरीके से ले लेते हैं, और फिर जब क्रैश कर गया तो बहुत नेगेटिव मेरे पास फीडबैक आने लग गए थे। फिर वापस से वो ठीक हो गया है। तो बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत ही अच्छा लगता है। एक इन्फ्लुएंसर है, वो काफी अच्छा कर रही है आजकल, मतलब उनके काफी अच्छे फॉलोअर्स है, तो उनका भी डीएम आता है, वो खुद बोलते हैं कि मैंने आपको ही देख के स्टार्ट हुआ है। तो पहले तो मुझे थोड़ी सी दुख सा होता था कि यार ये मेरे जैसा काम क्यों कर रहा है, ये मेरी जैसी वीडियोस क्यों बना रहे हैं। बट आप जब ये मैसेजेस पढ़ते, जब लोग एक्चुअली एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ सच में आपकी वजह से हुआ है, तो मुझे खुशी हो जाती है। तो इट्स वंडरफुल। जब कोई अच्छा करता है बिकॉज ऑफ यू, द फीलिंग इज ऑसम। बट एक और चीज जो मैंने नोटिस किया है, लोग ना हर चीज को टिप की तरह लेते हैं, एंड दे वांट टिप्स, स्पेशली इन स्टॉक मार्केट। अब मुझे दूसरा नहीं पता, मैं तो स्टॉक मार्केट में ही हूँ। हाउ डू यू, आई एम श्योर लोग टिप्स मांगते होंगे पूरा टाइम भर भर के,
तो अरे हाउ सब डू यू पूछते डील? हैं, नाम लेते हैं स्टॉक्स का, यस बैंक का बताओ, रिलायंस का बताओ, यस, आईटीसी चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा, आईटीसी चल आईटीसी रहा का है, टाटा बताओ। मोटर्स बताओ। मैडम मैंने इतने पे खरीदा था, मैडम मैं होल्ड करूँ या बेच दूँ। इसके तो अलावा फिर हाउ और डू भी यू बहुत डील सारे आते हैं कि इस कंपनी का डिविडेंड मिलने वाला है, और मतलब अभी मैं 2 दिन पहले खरीदूंगा, क्या मुझे डिविडेंड मिल जाएगा? तो मतलब लोग टिप्स बहुत ज्यादा ढूंढते हैं, लोग ये नहीं देखते कि मैं क्या रिसर्च करूं, लोग चाहते हैं कि उन्हें रेडीमेड चीजें मिल जाए, और अगर मिल गई, अगर दे दी और लॉस हो गया तो फिर बस हमारी वो तो शामत छोड़ेंगे है। नहीं, हाँ ट्रू ट्रू हाँ फिर तो ट्रू। बस कि आपकी वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया, ये वो। तो बेटर है कि थोड़ा बच के रहो। मैं तो पहले तो थोड़ा बहुत मैं बोल देती थी क्रिप्टो के बारे में कि क्रिप्टो सही है, मैंने इन्वेस्ट किया ये वो, बट अब तो मैं इतना इतना ज्यादा वो सोच के बोलने लग गई हूँ ना कि नहीं, सिर्फ न्यूज देनी है, बिल्कुल नहीं बोलना है कुछ भी, सिर्फ ये देना है कि ये हुआ, दैट्स इट। What do you think the solution is this of this is? मतलब do you think the audience will change? Do you think ये चलता आ रहा है, ये चलता रहेगा? What do you think इसका क्या होगा? ये चलता ही रहेगा सर, लोगों को मेहनत नहीं करनी है ना, लोगों को हर जगह शॉर्टकट चाहिए होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है इन्वेस्टिंग में वो शॉर्टकट ना ढूंढे, क्योंकि इन्वेस्टिंग तो समझ ही नहीं आता, अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आता है, पी क्या होता है, क्या कंपेयर करे क्या ना कंपेयर करे। तो जब इतनी डिफिकल्ट चीजें हैं सर, कितने अच्छे अच्छे सीए होते हैं या सीएस होते हैं, बहुत प्रोफेशनल होते हैं, वो भी बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, उन्हें भी नहीं, उन्हें भी इन्वेस्ट करने से वो डरते हैं। मतलब उन्हें पता है कि क्या है, लेकिन वो फिर भी खुद का पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे। मैं खुद जानती हूँ पर्सनली, मेरे बहुत सीए दोस्त हैं जो सीए के टाइम पे बने थे, तो वो खुद से इन्वेस्ट नहीं करते। जब इतने पढ़े लिखे लोग जिनका काम ही बैलेंस शीट बनाना है वो खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम आम लोग जिन्हें बैलेंस शीट नहीं बनाई है वो कहाँ से कुछ समझेंगे? तो हम क्या करेंगे, टिप्स ही मांगेंगे। पता मुझे इसमें लगता है कि एक तो फाइनेंस बड़ा मिसअंडरस्टूड है। अब एक आदमी सोचा सीए तो स्टॉक मार्केट है, या सीए फाइनेंस ना बड़ा है, वो ऑडिट टैक्सेशन वो अलग दुनिया है। अब मुझे ऑडिट टैक्सेशन हाँ नहीं आता, मुझे सिर्फ स्टॉक मार्केट आता है। एक सीएफ एक अलग दुनिया है। तो एक तो ये कंसर्न है, तो लोग सोचते हैं कि सीए है तो भाई ये तो स्टॉक मार्केट चैंपियन है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है वो हो अलग से, बट वो करिकुलम में नहीं है। और पता अब आई तो होप कि मैं तो कभी भी सोचता हूँ कि शायद ऐसा एक दिन आएगा कि तो लोग मार्केट को खुद सीखना चाहेंगे, खुद समझेंगे, और फिर मतलब आई होप कि ऐसा दिन आएगा कि पीपल टेक स्टॉक मार्केट बिजनेस, साइड का बिजनेस की तरह डिसीजन है कि पहले समझें, छोटा छोटा रिस्क लें, अपना ब्रेक इवन पॉइंट 1 साल बाद का रखें, और उसको स्लोली स्टेडली बढ़ाएं। एक दिन तो होगा, अब कब होगा ये तो मुझे पता नहीं, बट एक दिन मेरे अभी विजन। क्या लग रहा है सर आपको, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई है, रिस्पेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जीडीपी कम हो रहा है, फिर भी क्या लग रहा है आपको? ऐसे ही बताऊँ, हिस्ट्री को देखोगे ना, कभी इकोनॉमिक्स और स्टॉक मार्केट तो एक साथ कभी चलता ही नहीं हो, तो ये बोल सुनो कि हाँ। वो तो अगर चल रहा होता तो हर सीए, हर सीएफए, हर एमबीए सभी बिलियनर्स होते हैं। सो अभी मार्केट कोई फंडामेंटल, इज नो फंडामेंटल रीजनिंग कि मार्केट इस लेवल पे क्यों है। दो चीज़ें इसको जो जो मेरे हिसाब से हो सकती है, अगेन नोबडी नोज द फ्यूचर की मार्केट क्यों क्या रिएक्ट कर रहा है, हम सब अपनी अपनी अजम्पशन विद इमोशनल बाइसेस यूज कर सकते हैं। एक तो ये है कि बिकॉज बहुत सारे एफ का इन्फ्लो बढ़ गया है, क्यों, बाहर अपॉर्चुनिटीज कम है, मार्केट बढ़ गया। दूसरा, अब तो डीमैट अकाउंट में देखा ही है, मतलब यू कैन सी एवरी सेकंड डे आई फाइंड अ न्यू फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, ठीक है, जो ब्रिलियंट है। अब इसका मतलब ये कि लोग और ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए, और नए नए लोग। और मैं तो बहुत ये भी नोटिस किया है, जो फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स नहीं है वो भी फाइनेंस में वीडियोस बनाते हैं, आपने नोटिस किया है? करेक्ट। इवन कॉमेडी वाले बंदे भी जो कॉमेडी करते थे वो सब हाँ, फाइनेंस में आ रहे। मैं आपको अपनी बताऊं तो मेरे को खुद कितने लोगों के कॉल आए थे कि हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लो, या हम एक यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, कॉमेडियंस के मेरे पास आए थे कि बिटकॉइन का मुझसे पूछ रहे थे या कुछ भी। तो लोग एक्चुअली में सब, मेरे को तो ऐसा लगता है सर आने वाले टाइम में क्रिप्टो, स्पेशली क्रिप्टो, नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो के बारे में सब बात क्या करेंगे, सब बताएंगे कि कौन सा क्रिप्टो कौन सा क्या, चाहे वो कॉमेडी वाला हो, ब्यूटी वाला हो। मैंने देखा था एक ब्यूटी, एक फैशन ब्लॉगर भी फाइनेंस की टिप्स दे रही थी कुछ दिन पहले, आपने ध्यान आई थिंक मैंने भी नहीं? शायद इसको देखा है, आई हाँ थिंक मैंने हाँ भी देखा हाँ, है। उसके बाद मिलियन है ना। और सब सब फाइनेंस में आ रहे हैं सर, बूम चल रहा है। आप देखो ना कितनी सारी एप्लीकेशन है, कितने सारे कंपनीज लॉन्च हो रही है फाइनेंस अब में। टीवीएफ या कोई भी कोई ऐसे फनी वीडियो थी, उसमें हमेशा ऐड उसका ही आता है, ट्रेडिंग करो पैसे फाइनेंस का। मिलेंगे। हाँ, एक तो मुझे मैंने इससे कल बड़ा ही एक कंसर्न चैनल है के लिए कि इंटरव्यू दिया था। ट्रेडिंग को ऐसे दिखाया है कि ट्रेडर्स तो भाई दिन के 10-10 करोड़ कमा रहे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि ट्रेडर में भी करेक्ट। रिस्क मैनेज करना है, तुम उतना ही पैसे इन्वेस्ट करोगे तो तुम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो एड्स में दिखाएंगे कि बस ये कह रहा है, ये तो बैठे खरीदा बेचा, फिर शाम को पार्टी करने चले गए, पैसे आ गए। तो हाउ डू यू थिंक दिस वुड चेंज? बिकॉज ये ना बहुत लोगों पे आई फील एक नेगेटिव, एक इतनी खराब एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है जो अनरियलिस्टिक है। लोग सोचेंगे स्टॉक मार्केट्स में एक दिन में छाप देंगे पैसे, तो एक महीने में डबल कर देंगे। हाउ डू यू फील इसका, एक तो उसमें आपके हिसाब से क्या क्या ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है, डू यू एग्री विद मी? एंड सेकंड, हाउ डू थिंक दिस कैन चेंज, कैसे इंप्रूव होता है?
आई डोंट नो सर, इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा रहा है। एक तो पहले तो लॉकडाउन लग गया, फिर उसके बाद स्कैम 1992 आ गई। तो स्कैम 1992 का एक्चुअली में यंगस्टर्स के दिमाग में बहुत बहुत बड़ा असर पड़ा है, राइट। और लॉकडाउन की वजह से भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स नए स्टॉक मार्केट में आ गए हैं। एंड देन फिर जब इन्वेस्टर्स आ गए, इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं, तो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए सभी इन्फ्लुएंसर बनेंगे फाइनेंस में। सबको पता है वहां पे ज्यादा क्वेरीज है, तो सबको व्यूज चाहिए, सबको अटेंशन चाहिए, तो ऑब्वियसली नए से नए बच्चे भी आएंगे। मैंने एक बच्ची को देखा था कुछ दिन पहले, उसने मेरे को टैग किया हुआ था, 13 साल की बच्ची है, उसने ट्रेडर लिखा हुआ था बायो में। क्या लिखा था? ट्रेडर, ट्रेडर, तेरा? फुल टाइम ट्रेडर, हाँ। तो अब तो सब आ रहे हैं, 13 साल का हो, 12 साल का बच्चा हो, या कोई कॉमेडी वाला हो, क्योंकि आप डिमांड को मीट करते हैं ना सब। डिमांड हो है तभी सप्लाई करेंगे, तो डिमांड है, सप्लाई हो रहा है। और तो ये अभी तो डबल का और परसेप्शन डू यू थिंक कभी खत्म होगा? कि किसका सर? डबल की लोग स्टॉक मार्केट में चाहते ही आए डबल हो, मतलब एक आदमी अगर ये मैं किसी को बहुत से बोलूँ मैं लोगों ने ट्रेडर हूँ, सिखाया है तो वो हमें। सोचेगा कि मैं तो करोड़पति हूँ, मेरे यहाँ पे 6 मर्सिडीज खड़ी हैं। जबकि ऑब्वियसली ऐसा हर ट्रेडर, ऐसा वो तो मूवीज ने बना के रखा है, ट्रेडर भी तो अपने कंपाउंडिंग हिसाब से चलेगा ना, जो उसका रिस्क है, मतलब जो एटलीस्ट नॉलेज जो सीखा हुआ है मार्केट में, एक प्रॉपर डेफिनेशन में चलेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, ये ट्रेडर की रेपुटेशन ऐसी रहेगी जिंदगी भर कि भाई ये ट्रेडर सबसे अमीर आदमी दुनिया का होता है, या फिर हर रोज दिन के 10 लाख छापता है, या यू थिंक चेंज होगा? नहीं सर, चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि हम उसको लुभाने के लिए, हम व्यूज देने के लिए, व्यूज लेने के लिए हम ऐसा बोलेंगे। हम क्रिएटर्स कौन है सर? मूवीज वाले भी हो सकते हैं, म्यूजिक वाले भी हो सकते हैं, यूट्यूब वाले भी हो सकते हैं, इंस्टा वाले, सारे। तो हम भी उनको लुभाने के लिए बोलेंगे। और लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं, आप देखेंगे तो ज्यादातर व्यूज जो यूट्यूब है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्यों आते हैं? हाउ टू अर्न 1 करोड़, हाउ टू अर्न विदाउट वर्किंग। तो जब इन टाइटल्स पे इतना ट्रैफिक आ रहा है, तो इसका मतलब लोग इंटरेस्टेड है, तो हम और क्रिएट करेंगे, फिर और लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो ये का तो कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो लोग को वो शॉर्टकट वाला तरीका हमेशा अपनाएंगे वो लोग। शायद यू राइट, पता नहीं, आई समटाइम्स थिंक, आई होप दुनिया ऐसी, आई डोंट सी इट दैट वे, बट हाँ आई थिंक यू राइट कि शॉर्टकट तो लोग चाहेंगे ही चाहेंगे। वो आई थिंक एक स्टोरी से सबको बर्बाद किया, वो अलादीन का चिराग वाला, कि वो चिराग ऐसे रब करो जीनी आगे तो मेरे रिच कर देगा, ऐसा नहीं होता, मतलब यू हैव टू वर्क फॉर इट। मतलब जस्ट लुकिंग एट बैक एट योर स्टोरी, आप कहाँ से थे, कहाँ से आप वहाँ थे, जिसके तो 2-3 साल स्कूल मिस हो गए। 7th में आई थिंक आपने बोला फेल हुए थे, 7th में। 7th में फेल हो गई थी। 7th में फेल हुई थी, व्हेन यू वेंट टू डीपीएस, आई एम श्योर वहाँ पे अलग टाइप की इनसिक्योरिटी होगी कि दूसरे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, और वो तो ऑब्वियसली डीपीएस में पढ़े हुए हैं, तो वो उस लेवल पे होंगे, आप वहाँ होस्टल फिट नहीं कर पा रहे होगे, बट थिंग्स चेंज। और आप देखो अभी आप किधर हो, उल्टा वो डीपीएस वाले ही शायद सब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वही एडवाइस ले रहे हैं सबके सब। करेक्ट। आई एम श्योर कि एक ना एक दिन तो चेंज होगा, कि लोग इसको सीरियसली लेंगे। बट हाँ, क्रिएटर्स का बताऊँ, मैं क्रिएटर का भी समझता हूँ ऑफकोर्स, और इसमें आई थिंक हम सब एक लेवल पे गिल्टी हैं, ठीक है, बिकॉज यू वांट कि तुम इसमें अच्छा करो, तो हम लिख देते हैं चीज़ें, एंड पीपल टेक इट वेरी सीरियसली, ठीक है। और कुछ क्रिएटर्स तो यूर राइट कि 5-5 करोड़ एक दिन में, एक क्या थे 30 lakhs इन अ डे, हमने कि क्या मतलब, लोग मुझे बोलते हैं हर्ष मुझे एक महीने का 1 लाख कमाना है, तो बस। तो सबसे पहले आरओआई में तो बात कर यार, कि 5%, 10%, 1 लाख क्या है, तू 1 करोड़ कमा दे, तो महीने का 1 लाख कमा दे, तो उसमें 1% में क्या चीज़ है, मतलब। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मिसिंग है लोगों में, बट आई एम श्योर, बताऊँ, इफ पीपल लाइक यू कीप क्रिएटिंग कंटेंट ना, वो दिन हमारा पास है कि पीपल आर एक्चुअली मच मोर अवेयर। सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, मतलब 5 साल बाद वेयर डू यू थिंक आप क्या करोगे, किधर होगे? आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग इनटू फाइनेंस ओनली। अभी मेरा टैक्सेशन में है, तो मैं एडवाइजरी की तरफ भी जाऊंगी, कोई एडवाइजरी खोलूंगी, या यू नेवर नो। अभी कुछ है चीजें माइंड में, तो मैं फाइनेंस की तरफ और ज्यादा जाना चाहूंगी, जैसे आईएनडी मनी या एप्लीकेशन है, या ऐसा कुछ स्टार्ट करने का आई कैन प्लान। बट अभी क्या है सर, अभी 2-3 साल तो प्रॉपर यूट्यूब पे फोकस करने का टाइम है। आई थिंक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का नहीं पता है कब चलेगा, लेकिन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट चलता ही रहेगा। मुझे तो उल्टा क्योंकि लगता है, मुझे तो लगता है कि शॉर्ट कंटेंट में बहुत सारे व्यूज आते हैं और बहुत वो होता है, डोंट यू थिंक सो? क्योंकि आजकल तो काफी क्रिएटर्स शॉर्ट में आ रहे हैं और लॉन्ग में उल्टा कम जा रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? बट नहीं, शॉर्ट में तुम्हारा ब्रांड इतना नहीं बन पाएगा जितना अगर कोई बंदा एक साथ बैठ के तुम्हारी 20 मिनट की वीडियो देख रहा है, तो वो बंदा आपको जिंदगी भर याद रखेगा। एक ने 30 सेकंड की देख ली, वो 10 और देख रहा है 30 सेकंड वाली, तो वो आपको भूल जाएगा। 1 साल बाद अगर आपकी वीडियो नहीं आई, वो भूल जाएगा आपकी। एक भी ट्रेंड नहीं कर, जैसे मेरी वीडियो है सर, काफी 1.5 महीने से कोई भी वीडियो ट्रेंड नहीं करी है, तो हो सकते हैं लोग मुझे भूल गए हैं कि नेहा नागर भी कोई फाइनेंस की वीडियोस बनाती थी। जो मेरे ऑलरेडी फॉलोअर्स है 4 लाख, सिर्फ वही मेरी वीडियोस देख रहे हैं। मेरी रीच आई डोंट नो व्हाई रुक गई है। तो नए लोगों ने नहीं देखी है, तो लोग मुझे भूल जाएंगे, क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में थी। मैंने सिर्फ उनके 30 सेकंड लिए थे पर डे के।
लेकिन अगर मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में हूँ और मेरी मंथ में एक भी वीडियो हिट हो रही है तो हर महीने मैं उसके 30 मिनट ले रही हूँ या 20 मिनट ले रही हूँ, तो वो मेरे को कभी नहीं भूलेगा। ये तो आई काफी इंटरेस्टिंग थिंक पॉइंट है। जैसे यू एक्चुअली आई थिंक हाँ कि शायद रील्स और शॉर्ट फॉर्म में व्यूज ज्यादा आ जाएंगे, क्वांटिटेटिव ज्यादा है, बट वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, वो कनेक्शन, वो ट्रस्ट, वो कनेक्शन नहीं फेथ बन पाता। लॉन्ग फॉर्मेट से ही। हाँ, इसमें तो आई थिंक आई एग्री विद यू। अगर व्यूज के एंगल से हाँ डेफिनेटली शॉर्ट फॉर्म बेटर है, बट वो जो एक्चुअल ह्यूमन कनेक्शन होता है वो आई थिंक लॉन्ग फॉर्मेट में ही आएगा आपका। आपका जैसे आपका ऐसा आप YouTube पे भी कंटेंट दे रहे हो, शॉर्ट में भी कर रहे हो, तो आपके लिए शॉर्ट बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि आपके लिए एक बैकअप करने के लिए कुछ है, YouTube है कि अगर शॉर्ट पे कोई कमेंट आया है कि ये क्या होता है तो आप बोल सकते हो YouTube पे जाओ, तो वो देखेंगे बंदे। लेकिन अगर कोई बंदा कोई है जिसका सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, लॉन्ग फॉर्म है ही नहीं, तो उसकी प्रेजेंस वहीं तक है जब तक उसको सपोर्ट कर रहा है इंस्टाग्राम। जिस दिन उसको इंस्टाग्राम ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, रीच देनी बंद कर दी, वो तो कहीं का भी नहीं है। तो इसीलिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ 2 बार हो चुका है सर, एक तो टिकटॉक के टाइम पे और अभी ये दोबारा हो रहा है, मेरी रीच रीच रोक दी है इंस्टाग्राम ने। तो भाई मैं तो लॉन्ग टर्म पे फोकस कर रही हूँ अभी 2-3 साल, फिर देखेंगे कि अपना फाइनेंस का क्या एप्लीकेशन या क्या बिजनेस लेके आना है। हाँ, वैसे तो जो टिकटॉक यूट्यूब पे ना बहुत लोग हंस रहे थे कि टिकटॉक खत्म हो गया, बट मैं ये सोच रहा था जिन लोगों ने इतनी मेहनत की, अब जो हाँ कुछ लोग टिकटॉक में थे जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, क्रिंज भी सब्जेक्टिव है यार। अगर तुम शहर में बैठ के देख रहे हो तुम्हारे लिए क्रिंज है, जो गांव में देख रहा है उसके लिए रिलेटेबल है, तो मतलब करेक्ट। सब्जेक्टिव है। और लोग हंस रहे थे, बट जिन लोगों ने मिलियन, आपके 3 लाख बहुत होता है यार। अरे और सर, एक हफ्ता हिट हुआ लगा होगा ना मुझे बहुत, निकलने मतलब में। मुझे खुद इतना खराब लग रहा था कि फॉर ऑल द पीपल जो इतनी मेहनत की। मेरे को इतना इतना जब रिस्पांस मिला ना, तो मैं दिन की 3-3 वीडियोस पोस्ट करने लग गई थी। एंड देन फिर वो एकदम बंद हो गया ना, तो मुझे पूरे 15 दिन लगे वापस से अपने आप को ठीक करने में। मतलब मैं ऐसा नहीं था मैंने बंद कर दिया था वीडियोस बनाना, मैंने बंद तब भी नहीं किया था, बट वो मोटिवेशन वापस लाने के लिए मुझे 15 दिन लगे। और फिर उस वक्त शायद सुशांत सिंह वाला केस भी उसी पॉइंट ऑफ टाइम में हुआ था, तो उससे और ज्यादा मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया था यार कि ऐसा बंदा कैसे। तो वो 15-20 दिन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थे, और आई थिंक वही थे शादी के बाद तो डिफिकल्ट टाइम मेरे लिए। तो वैसे मैंने कहीं से, आप मुझे ये मैंने कहीं प्रेजेंट। सुना था, उसमें होता कि अगर शादी के बाद तुम्हें लॉकडाउन में अपनी शादी अच्छे से निकाली, खुशी खुशी, तो तुम जिंदगी और खुश रहने वाले हो। तो शायद हम दोनों शादी के एंगल में तो ठीक ही हैं कि दोनों की शादी तो लकीली अच्छी जा रही है और ठीक चल जाएगी। तो एक आज अपने लॉन्ग फॉर्मेट मिला कि नेक्स्ट 5 years यू ऑल्सो वांट टू फोकस ऑन लॉन्ग फॉर्मेट। तो डू यू थिंक दैट द डिफरेंस बिटवीन शूटिंग लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट, थोड़ा डिफरेंस है आपके अप्रोच में, एडिटिंग में, टू क्रिएट कंटेंट? व्हाट डू यू फील द डिफरेंस? शॉर्ट फॉर्म में तुम कुछ भी बोल रहे हो ना वो भी अच्छा लग जाएगा, लेकिन लॉन्ग फॉर्म में उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तुम्हें कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप सिंपल कुछ भी बोल के नहीं चले जाओगे, लोगों को कनेक्ट कराना पड़ेगा। जैसे 30 सेकंड की है, मैं उसमें एक छोटा सा जोक, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें सर मैंने ऐसे बोला था कि मुकेश अंबानी का कहना है कि गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है, तो मुकेश अंबानी भी अपना कोई गेम कॉपी करने वाला है। देखिए रिलायंस सारे कुछ कॉपी करता है ऑलमोस्ट, जैसे जूम का उसने किया, जियो का कुछ कर लिया था उसने, तो सेम। तो उसमें एक छोटा सा डाल दिया चलेगा, 30 सेकंड में वो छोटा सा मैंने एक फनी मोमेंट डाल दिया, वो चल जाएगा क्योंकि 30 सेकंड की एक मोमेंट इनफ है। लेकिन जब 7 मिनट की बना रही हूँ, 30 मिनट की बना रही हूँ, तो उसमें क्या क्या नहीं देना पड़ेगा मुझे, कितनी मोमेंट्स देनी पड़ेगी मुझे, तो मुझे काफी डिफिकल्टी होती है लॉन्ग फॉर्म में। तो आप तो लॉन्ग फॉर्म में एक्टिव हो या मुझे ना शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा तो। डिफिकल्ट लगता है ऑनेस्टली बताऊँ। मुझे लॉन्ग फॉर्म लगता है कि लॉन्ग फॉर्म में टाइम है, तुम अच्छे से पॉइंट समझा सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में मुझे समझ नहीं आता कितना बड़ा, जैसे मैं तो बहुत पढ़ता हूँ कि इतना बड़ा टॉपिक 30 सेकंड में कोई कैसे समझा सकता है। और काफ़ी वीडियोज में ना आपने उसको क्लियर कर रखे हैं, टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी यहाँ आ गया, हाउ टू इन्वेस्ट यहाँ आ गया। और शायद वो आदत की बात है, मुझे शॉर्ट की आदत नहीं है, आपको लॉन्ग की आदत नहीं है, बड़ी बार आदत पड़ जाती है तो शायद ईजी हो जाएगा। क्योंकि दोनों साथ लेके चलना ही सही रहेगा, एक पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, है ना। बट हाउ डिफिकल्ट इज कंटेंट क्रिएशन? मतलब मार्केट आवर्स के बाद मेरी फैमिली लाइफ तो बची नहीं है अब, बस सब कंटेंट क्रिएशन ही खत्म हो जाता है। मतलब आई टेल दिस टू पीपल यार, कंटेंट बनाना लोग क्रिटिसाइज कर लेते हैं, ठीक है, आई गेट इट, वो देख रहे हैं अच्छा नहीं लगा बेकार है, बट टू क्रिएट इट, इट इज़ रिडिकुलसली डिफिकल्ट टू गेट आइडियाज वगैरह। सो कभी ऐसा हुआ कि यार दिमाग खराब हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं पेपर पर फेंक के आई एम जस्ट गोइंग आउट फॉर हॉलिडे में जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि मैंने ऐसे पॉइंट्स हिट किए हैं इन यूट्यूब, लगे यार बहुत हो गया यार, नहीं करना मुझे, कहाँ कंटेंट बनाना, अपनी स्टॉक मार्केट में ध्यान देता हूँ, काम मुझसे नहीं हो सकता है। कभी ऐसा आपको पॉइंट आया, हिट हुआ है? ऐसा लगता है, मुझे डर लगता है कि मैंने आज वीडियो नहीं डाली तो मेरा रीच रुक जाएगा, तो मैं डर में भी काम करती हूँ। जैसे टॉपिक है, टॉपिक में 10 चूज कर लूंगी, मेरे को टॉपिक बहुत जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन उस हाँ 10 में से फिर एक में निकलना
और वो चलेगा कि नहीं चलेगा। और स्पेशली पिछले 1.5 महीने में जब मेरी रीच रुक गई है, मेरे को व्यूज कम आ रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था ना सर कि मैं सिर्फ कमेंट पढ़ती थी, क्या क्वेरी है, अच्छा ये क्वेरी है, वीडियो सर्च किया, लिखा और डाल दिया, दैट्स इट। पहले तो ये था। अब हाँ। थोड़ा सा मुझे ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि रीच थोड़ी कम हो गई है मेरी, तो ये है फुल टाइम। तो वाई डू थिंक आपकी रीच कम हो गई? मतलब ये वाई डू थिंक आपका हो सकता है कंटेंट ठीक नहीं जा रहा है, आप टॉपिक ठीक नहीं करो, व्हाट डू यू थिंक द रीच कम हो गई है? सर कंटेंट तो मैं वैसे डाल रही हूँ जैसे पहले डाल रही थी, बट पहले मेरी हर दूसरी या तीसरी रील पे 1 मिलियन आ जाता था, मैक्स टू मैक्स तीसरी पे आ ही जाता था। और हम्म। अभी मैं 20 डाल चुकी है, 20 में से किसी पे भी नहीं आया। एक वीडियो तो मेरी थी इलॉन मस्क वाली, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आई, मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स में भी आई, जो मैंने किसी और के ज्वाइन किए हुए हैं जिनके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। एक टेलीग्राम ग्रुप के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, उस वीडियो उसमें भी वो आई थी, शेयर की थी किसी ने। तो मुझे लगा ये 1 मिलियन जानी ही चाहिए यार, इतनी शेयर हो रही है वीडियो, बट उसमें भी वो 8 लाख पे रुक गई। मुझे इसलिए फील हो रहा है कि जब इतनी शेयर हो रही है, उस वीडियो पे 30,000 से ज्यादा शेयर्स आए थे, इतनी शेयर हो रही है, तो कुछ ना कुछ मेरे अकाउंट में गड़बड़ है। तो मुझे इसलिए ये फील हो रहा है। अच्छा, तो गाइस जो भी वीडियो देख रहा है, सबसे पहले तो नेहा को टैग करके बता दो कि 8 लाख बिल्कुल भी कम नहीं होता है, ठीक है? उसको कि वो बिना टैग के नेहा पढ़ती नहीं है, तो टैग करके जरूर बता देना। नहीं यार, मतलब आई तो फील दैट यू आर डूइंग ग्रेट, क्योंकि जितने लोगों से मैंने बात की है ना, आई नो सो मेनी पीपल हु हैव बीन हेल्प्ड बाय अ वीडियो। मुझे तो बहुत कूल लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उल्टा मैं तो वो वीडियो यूट्यूब वीडियो में रेकमेंड में किया था आपको, देखो। और आई थिंक अब ऑनेस्टली यार, आई एम नॉट अ पर्सन जो ये सब एल्गोरिथम और डेटा समझता है, मेरा तो स्टॉक मार्केट ही है। बट हाँ, तो आई गेस ठीक हो जाएगा। बट आई इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक योर कंटेंट इज फैंटास्टिक मैन। इफ आई थिंक इफ योर पीपल आर हैप्पी, तो नथिंग लाइक इट। और क्या फीलिंग आती होगी ना व्हेन यू इन अ रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप और आपका कंटेंट शेयर हो रहा है, तो फीलिंग मस्ट बी गुड। हाँ, फीलिंग तो बहुत सही होती होगी। मेरे फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट भेज रहे थे मुझे कि देख तेरा कंटेंट इसने शेयर किया है, बट मुझे खुशी से ज्यादा दुख हो रहा था, यार मेरा ही क्यों नहीं चल रहा है, मेरे को मिलियन व्यूज दो ना यार। तो अभी मेरे को ऐसा हो गया यार, किसी वीडियो में भी तो आ जाए मिलियन व्यूज, किसी में तो आ गए। तो अभी तो वो वाला टाइम चल रहा है, तो मेरे को कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि आ गए तो अच्छा हो गया है, मुझे और चाहिए होता है हमेशा। तो मुझे कभी ये भी फील नहीं हुआ कि 4 लाख हो गया, मुझे और चाहिए होता है, क्यों रुक गए 4 लाख पे, मुझे वो फील होता है हमेशा। सो नेहा, व्हाट इज द इम्पैक्ट यू वांट टू क्रिएट? जैसे आपने बोला कि आपका है कि यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट अभी 2-3 साल यूट्यूब देखो, बट व्हाट इज योर अल्टीमेट इम्पैक्ट? मतलब जब कोई आपका कंटेंट देख रहा है, तो व्हाट वुड यू वांट हिम टू हैव? व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू आप उसमें ऐड करना चाहोगे? आई नो कि पीपल कितना टाइम वेस्ट करते हैं या इंस्टाग्राम चलाते हुए या टिकटॉक चलाते हुए, तो आई वांट कि अगर वो मेरे को 30 सेकंड दे रहे हैं, तो मैं कुछ उन्हें ऐसा टॉपिक दे रहा हूँ या ऐसी चीज दे रहा हूँ जिसके बारे में वो गूगल करे और अपना 30 मिनट खराब करे, या 30 मिनट में कुछ और सीख ले। तो मेरा ये पर्पस होता है हमेशा कि सिर्फ मेरी वीडियो देख के रुक ना जाए और स्वाइप अप ना कर दे, वीडियो देखे रुके और फिर उस टॉपिक के बारे में सर्च करे और अपनी नॉलेज को एनहांस करे। तो मेरा ये पर्पस होता है, ये मैं हमेशा माइंड में रखती हूँ। तो आपका मोटिव इज टू स्पार्क दैट आउंस ऑफ थॉट कि वो बंदा क्यूरियोसिटी जागे, क्यूरियोसिटी जगाने का 30 सेकंड में, और वो सर्च करे फिर। करेक्ट। और टिपिकली अगर आपका यूट्यूब चैनल खुल जाए, तो आपका आपके यूट्यूब चैनल जाके देखें, तो वो तो बेस्ट होगा, ठीक है? बट हाँ यार, नाइस। तो काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे ऑनेस्टली बताऊं, मैं बीच में भूल गया हूँ ये पॉडकास्ट था, मैं तो बस नॉर्मली बस बात कर ही जा रहा हूँ। मुझे आई जनरली हैड फन। आई होप यू आल्सो हैड फन। नहीं सेम सर, बिल्कुल मुझे भी याद नहीं है बिल्कुल। और ऑनेस्टली मुझे काफ़ी मतलब, और मतलब जैसे मैं स्टार्टिंग होता ना कि हम इंस्पिरेशन तो बस बात करें, बट ऑनेस्टली मैं तो काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ यार, कमिंग टू सी आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, जहाँ आपके पेरेंट्स को आपको स्टॉक मार्केट का तो दूर दूर तक आइडिया नहीं था। अभी तक नहीं पता। अभी तक नहीं पता, जो अभी तक उम्मीद करें कि आप गवर्नमेंट जॉब ले लोगे एक दिन, ठीक है? सही में। हाँ, तो उस बैकग्राउंड से, और आपने जैसे मुझे ऑनेस्टली मुझे पर्दा वर्दा बिल्कुल पता नहीं था होता क्या सब, तो अब पर्दा से वहाँ से आपकी स्ट्रगल्स काफ़ी कूल रहा है, आई थिंक। एंड आई कैन ओनली से दैट यू हैव लाइक माइल्स टू गो मैन। द वैल्यू यू आर इम्पैक्टिंग जो आप सबको दे रहे हो, इट इज़ अमेजिंग, और सेंस ऑफ ह्यूमर ब्रिलियंट, तो काफ़ी कूल है। तो थोड़ी ज़्यादा तारीफ हो गई है, बट जनरली मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नॉट ट्राइंग टू कि ऐसे एड करो। एंड परफेक्ट है। तो आज हमने क्या क्या जाना, टुडे व्हाट वी लर्न अबाउट नेहा, की नेहा हाउ डज शी क्रिएट फाइनेंस, स्टॉक मार्केट्स पे बात की। उल्टा स्टॉक मार्केट में थोड़ी कम बात हुई, बिकॉज दिमाग वहाँ चल नहीं था, पूरा कहीं और ही दिमाग चल रहा था, बट जो भी था आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, ठीक है? फिर हाउ डू क्रिएट फाइनेंस, नए क्रिएटर्स को कैसे हेल्प मिल सकती है, आज तो बहुत हमने चीज़ डिस्कस कर ली। वो गर्ल्स के जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि यार फाइनेंस नहीं कर सकती, स्टॉक मार्केट नहीं कर सकती, उसको आपने कैसे देखा, व्हाट वाज डिफरेंट इन यू। तो वी टॉक्ड अ लॉट, एंड आई फील जो भी यहाँ तक इफ समबडी इज रीच्ड हियर, आई एम 100% श्योर ही हैज सीन अ कंप्लीट इनसाइट इन योर लाइफ एंड हाउ यू थिंक, एंड आई थिंक
It's fantastic. So thank you so much, Neha. I had a wonderful time and Great, sir. thank you for Same, giving sir. your 1.5 time. घंटा हो गया, पता नहीं चला। पता ही नहीं चला, मुझे भी बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो बस बात करता गया एंड हाँ, दिस वाज गुड कनेक्टिंग विद यू। आई थिंक वो एकदम वाइब ना एकदम परफेक्ट फिट कर गई ना, तो वो हंसी मजाक तो अच्छा है, ज्यादा बोरिंग नहीं हुआ दोस्त से फ्रेंड्स बात का। कर रहे हैं, कैजुअल टॉक। कोई कैजुअल एकदम बात कर रहे हैं, रैंडमली बात कर रहे हैं। हाँ, सही है। correct. चलो Thank you, नेहा, sir. थैंक यू Thank सो you. मच फॉर कनेक्टिंग, इट वाज अ प्लेजर। आई होप यू हैड फन एंड आप क्या हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहोगे टू सब्सक्राइब और लाइक, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आपको पता है कितना जरूरी है। उसका भी यूट्यूब चैनल है नेहा नागर, उस पे भी सब्सक्राइब कर लो प्लीज, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए, और शॉर्ट फॉर्म के लिए, इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए मेरे इंस्टाग्राम पर लाइक बटन दबा दो। और मेरा भी बोल दो प्लीज। अच्छा, आपका भी बोलना है? आपके भी तो देख ही रहे हैं। तो सर का अगर आप चेक कर रहे हो इंस्टाग्राम या आप कहीं पर भी, प्लीज 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 फॉलो। डेफिनेटली इन डेप्थ नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जिनको एक्चुअली में नॉलेज नहीं है, बस वो दे रहे हैं नॉलेज। बट किसी को प्रैक्टिकल नॉलेज है, सर्टिफाइड है और इतने टाइम से स्टॉक मार्केट है, उनसे नॉलेज लो। भले ही आपको थोड़ा सा लेट मिल रही हो या फिर आपको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ रहा हो उनको, बट डेफिनेटली आपको किसी सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस से ही नॉलेज लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच नेहा, विशिंग यू ऑल द लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स सो मच, थैंक यू।